हाँ जी। तो कल वाली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? कल वाली क्लास में हमने दो राजा के बारे में पढ़ा था। दो तो क्या, वैसे जानकारियां थोड़ी ज्यादा ही थी। बड़े दो राजा थे जिनके बारे में बताया। लो फिर मैं एक बार 5 मिनट में अपने रिवीजन कर लेते हैं उसका। तो हमने पढ़ा था कि सांगा की जब डेथ हो गई थी तो सांगा के बाद अगला राजा कौन बने? तो सांगा के सबसे बड़े बेटे थे भोजराज, जिनकी शादी मीराबाई के साथ हुई थी। उनकी मृत्यु तो सांगा के जीवन काल में ही हो गई थी। फिर दूसरे थे रतन सिंह, वो राजा बने। और वो बूंदी के सूरजमल के खिलाफ शिकार खेलने के लिए गए थे। वहां पर दोनों साथ में किसी बात पे झगड़ा कर लिया और दोनों ही लड़ते हुए मारे गए थे। फिर उसके बाद राजा किसको बनाया जाए था? विक्रमादित्य को बनाया गया था। मैंने कहा था विक्रमादित्य और उदय सिंह सांगा के दो बेटे थे, जो उनकी हाड़ी रानी कर्मावती के बेटे थे। विक्रमादित्य में ज्यादा कोई लखन थे नहीं, तो कर्मावती उसकी गार्जियन बनी, उसकी सरंगसिका बनी, कर्मावती संभालती थी। गुजरात में उस समय सुल्तान हुआ करता था बहादुर शाह। और बहादुर शाह को जब ये बात पता चली कि भाई आजकल जो मेवाड़ है वो थोड़ा कमजोर हो रखा है, तो बहादुर शाह ने यहाँ पर 1533 में यहाँ पर अटैक कर दिया था। कर्मावती को लगा कि पार नहीं पड़ेगी, इसलिए कर्मावती ट्रीटी कर लेती है, संधि कर लेती है और बदले में किला दे देती है कि तू हमारे पर आक्रमण मत कर, हम तेरे को किला दे देंगे रणथंभौर। तो रणथंभौर का किला देकर उसको वहां से वापस भेज देती है। बहादुर शाह अगले साल फिर अटैक कर देता है। 1534-35 में उसने वापस अटैक किया। कर्मावती को लगा इस बार तो पार पड़ेगी नहीं। कहते हैं कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी कि तू मेरा भाई है और मेरी आगे सहायता कर। हुमायूं टाइम पर नहीं पहुंच पाया, उससे पहले लड़ाई करनी पड़ी। दुश्मन की सेना बड़ी हो अपनी सेना छोटी हो तो लड़ने का एक तरीका होता था जिसको साका बोलते थे। 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका किया गया। रानी कर्मावती जोहर कर लेती है और देवलिया प्रतापगढ़, जिसको आजकल अपने कहते हैं, देवलिया के बाघ सिंह थे, उनके नेतृत्व में केसरिया किया गया था। और देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया देवलिया दीवान, कि उस दिन देवलिया वाले को क्या बनाया गया था? दीवान बनाया गया था। वहां पे पांडुपोल के पास लड़ते हुए बाघ सिंह उसके अंदर शहीद हो गए थे। बहादुर शाह यहाँ पर कब्जा कर लेता है, लेकिन जब उसे समाचार मिला कि हुमायूं ने मालवा पर कब्जा कर लिया, वो हुमायूं से लड़ने के लिए मालवा की तरफ गया, लेकिन बाद में वहां से भी भाग जाता है और दमन दीव की तरफ वहां पर पुर्तगालियों के साथ एक झड़प के अंदर लड़ते हुए मारा गया था। किसी सूफी संत की भविष्यवाणी थी कि चित्तौड़ के नाश के साथ ही बहादुर शाह का नाश हो जाएगा। सूफी संत की भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई। पर अब चित्तौड़ का शासन किसको दे? तो उडना राजकुमार पृथ्वीराज जो थे, उनकी दासी का एक बेटा था बनवीर, उसको कुछ समय के लिए चित्तौड़ का शासन दिया गया। लेकिन बनवीर ने यहाँ पर मामला गड़बड़ कर दिया। उसने, कहते हैं, विक्रमादित्य को तो मार दिया, वो तो उस दिन उदय सिंह को भी मारना चाहता था। पर जो पन्ना दहाई थे वो अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लेते हैं। उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ जाते हैं, जहां का आशा देवपुरा नाम का आदमी उनको वहां पर शरण दे देता है। और थोड़े दिनों बाद में बाकी सामंतों को बुलाकर उदय सिंह को वहां पे प्रकट किया गया। फिर उदय सिंह के साथ सामंत गए। 1540 में उदयपुर में मावली नाम की जगह पर युद्ध लड़ा। जोधपुर का मालदेव भी साथ देने के लिए आया और यहाँ पर बनवीर को हराकर भगा दिया। बनवीर यहाँ से भाग गया था। फिर उसके बाद में उदय सिंह के टाइम में और क्या क्या बातें हुई? फिर उदय सिंह की शुरुआत में तो मालदेव से बहुत ज्यादा बनती थी, लेकिन बाद में एक झाली रानी थे, उनको लेकर, झालाओं की एक लड़की थी, उसको लेकर मालदेव के साथ विवाद हो गए थे। मालदेव भी वहां पे शादी करना चाहता था, शादी उदय सिंह ने कर ली थी। मैंने बताया था कुंभलगढ़ किले में उनका झाली रानी का महल आज भी है। इस बात पे उदय सिंह और मालदेव नाराज हो गए थे। बाद में जब उदय सिंह की अजमेर के हाजी खां पठान के साथ लड़ाई हुई थी, तो उसके अंदर मालदेव जो हाजी खान पठान का साथ देता है। उस युद्ध का मैं नाम बताया था हरमाड़ा का युद्ध, अजमेर में जगह 1557 का वो युद्ध था। फिर मैंने बताया था कि 1559 में और आपके उदय सिंह के पोता हुआ था, महाराणा प्रताप के सबसे बड़े कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ था, इसलिए एकलिंग जी की धोख लगाने के लिए गए थे। फिर वहीं पर उन्होंने उदयपुर पास की पहाड़ियों में उदयपुर नामक एक पूरा नया शहर बसाया 1559 में, और वहां पर उदय सागर नाम की झील बनवाई थी, तो उदयपुर की स्थापना की थी। और फिर इन्हीं के टाइम में अकबर ने 1567-68 में हमला किया। इस बार चित्तौड़ वालों ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। राणा आता था, उसके परिवार को पहले गिरवा की पहाड़ियों में सुरक्षित भेज दिया गया। जयमल और पत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ के किले का मोर्चा संभाला गया। इस समय चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था और उसमें जयमल जो था वो पहले अकबर की संग्राम नाम की बंदूक जो थी उससे घायल हो गया था, इसलिए जयमल कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध करता है। इधर जो आपके पत्ता की जो पत्नी थे, जयमल की जो बहन थे फूल कंवर, उनके नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया होता है। जयमल और कल्ला राठौड़ जो थे, कल्ला राठौड़ कंधों पर बिठाकर युद्ध करता है, इसलिए कल्ला राठौड़ को हम 4 हाथ का देवता कहते हैं। और ये दोनों लड़ते हुए साथ में मारे गए। ये आपके हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच लड़ते हुए शहीद हुए थे। उधर पत्ता जो था वो आपके राम पोल के पास लड़ता हुआ शहीद हो गया था। कहते अकबर यहाँ पर कब्जा कर लेता है। अकबर ने कब्जा करने के बाद यहाँ पे 30,000 लोग कटवा दिए थे। अकबर ने एक नया सिक्का चलाया था, उसके बाद यहाँ पे सिक्का एलची एलची नाम का सिक्का यहाँ पर बाद में मुगलों द्वारा जारी किया गया था, तो वो भी थोड़ा याद रख लेना, पूछा हुआ सा सवाल था।
और अकबर जयमल पत्ता की वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ था और जयमल पत्ता की मूर्तियां उसने आगरा के किले में लगवाई थी, लेकिन बाद में औरंगजेब ने उन मूर्तियों को तुड़वा दिया। लेकिन फिर भी एक फ्रांस का यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर, मैंने उस दिन बुक बताई थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, वो इन दोनों की मूर्तियों का वर्णन करता है। हालांकि वो मूर्तियां वहां से तोड़ दी गई, लेकिन आज भी जब आप बीकानेर किले में जाएंगे तो सूरज पोल के सामने जयमल और पत्ता दोनों की मूर्तियां लगी हुई है। और राय सिंह बीकानेर के राजा थे, उन्होंने मूर्तियां लगवाई थी यहाँ पे। और फिर हमने एक ये पढ़ा था कि कालांतर में उदय सिंह बाद में चित्तौड़ से तो जब निकल गया तो गोगुंदा चले गए थे, गोगुंदा उनकी राजधानी हुआ करती थी। और गोगुंदा में वहीं 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का निधन हो गया था और वहीं पर उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। उदय सिंह जाते जाते गड़बड़ कर गए, वो अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बना के गए थे, अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा बना गए थे। फिर किस प्रकार सामंतों ने प्रताप को राजा बनाया, वो सब बातें आज हम पढ़ेंगे। तो आज अपने प्रताप शुरू करेंगे। ये लो 5-6 मिनट में वापस रिविजन आपका। अब आगे की बात सुनते हैं। प्रताप, आप सबने देखो, मुझे तो कई बार लगता है यार प्रताप के बारे में मैं क्या ही पढ़ूं, कि हम तीसरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक जब तक हिस्ट्री पढ़ते हैं प्रताप का नाम किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पढ़ते ही रहते हैं। फिर प्रताप प्रातस्मरणीय है, जन जन का नायक है। राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व के लोग उस आदमी को जानते हैं। अनपढ़ आदमी भी प्रताप के बारे में जानता है। तो हमें तो स्वाभाविक रूप से, जो हम सिविल की तैयारी करने वाले लोग हैं, प्रताप के बारे में खूब सारी बातें पता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो बातें अपने, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, एक तरीके से बता देता हूँ आपको कुछ बातें, तो आपके थोड़ी समझ के अंदर आ जाएगी। चलिए, तो क्या क्या बातें हैं देखो प्रताप के बारे में। नॉर्मल शुरुआती इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। प्रताप की मम्मी का नाम क्या था, पापा का नाम क्या था, ये बता दें। तो प्रताप की जो माता थी उनका नाम था जयवंताबाई सोनगरा। जयवंताबाई सोनगरा नाम था। सोनगरा चौहान होते हैं भाई, आगे हम और पढ़ेंगे, जालोर पढ़ेंगे तब और बात आ जाएगी। पाली के सामंत थे अखेराज सोनगरा, उनकी बेटी थी, अखेराज सोनगरा की बेटी थी। और कहते हैं कि जब वहां पर उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किलों में प्रकट किया गया था, बताया गया था कि भाई ये उदय सिंह है, तो कहा गया कि मेवाड़ के सामंतों ने मना किया, भाई हम कैसे मान ले उदय सिंह है, क्या पता चंदन नहीं हो। फिर फाइनली जब पता चला कि उदय सिंह है, तो कहा भाई इसके साथ अपनी बेटी की शादी कौन करेगा। तो पाली के जो अखीराज सोनगरा थे उनके साथ मैं कर दूंगा मेरी बेटी की शादी। तो अखीराज सोनगरा ने अपनी बेटी जयवंताबाई सोनगरा थे, उनकी शादी उदय सिंह के साथ की थी। और उन्हीं का बेटे जो थे वो महाराणा प्रताप, उन्हीं के बेटे हुए थे। पिताजी का नाम अपने को पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं कि पिताजी का नाम क्या था। तो पिताजी का नाम था उदय सिंह। मेवाड़ के महाराणा ही हुए, पिछले महाराणा जो हमने पढ़े थे वही थे। फिर लिखा हुआ है जन्म कब हुआ था, तो जन्म याद रखने वाली बात है, ज्यादातर जन्म तिथियां वगैरह मनाते ही रहते हैं तो आता ही रहता है। तो 9 मई 1540 ईस्वी को जन्म हुआ था। 9 मई 1540 एडी जो थी उसको जन्म हुआ था। पर है ना, कई बार आप देखना आजकल क्या थोड़ा सोशल मीडिया आ गया, तो फेसबुक पे इन प्रताप की जयंतियों फिर खूब सारी बधाई मिलती रहती है। कई बार क्या होता है, आप देखते हो कि कुछ लोग किसी दिन जयंती मना रहे हैं, कुछ लोग किसी दिन जयंती मना रहे हैं, कोई 9 मई को मना रहा होता है, कुछ किसी अलग ही तिथि को मना रहे होते हैं। फिर हमें लगता है यार ये कैसे हो गया। तो वास्तव में वो 9 मई 1540 तो जो अपना अब जो कैलेंडर चलता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर चलता है, उसके अनुसार है। पहले जो अपना जो विक्रमी कैलेंडर चलता है, गाँव में जिस कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं, मम्मी अपना जो कैलेंडर मानती है चैत बैसाख जेठ वाला, तो उस कैलेंडर के अनुसार ही कुछ लोग प्रताप की जयंती मना लेते हैं। तो वो जो जेठ का महीना आता है, जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को जन्म हुआ था। शुक्ल पक्ष मतलब जिसके अंदर चांद दिखता है, तृतीया। और सन कौन सा होगा, तो हमेशा जो ईस्वी होता है इसमें 57 साल जोड़ लिया करो। 57 साल जोड़ लोगे तो अपने आप में वो आ जाएगा, 57 जोड़ोगे तो आप ये आ जाएगा। तो ये विक्रमी कैलेंडर है, विक्रमी संवत है, तो ये भी याद रख लेना। तो ये थोड़ा पूछे तो नहीं एग्जाम में, पर वो कभी गड़बड़ी हो तो दिमाग में रखना कि 9 मई को मना रहे हैं, इसका मतलब तो तारीख के अनुसार मना रहे हैं, दिनांक डेट जो आज अपनी होती है उसके अनुसार मना रहे हैं। और कोई दूसरी डेट को मना रहा है यदि कोई, तो फिर आप देखना कि अरे महीना कौन चल रहा है, तो पक्का ज्येष्ठ चल रहा होगा, शुक्ल पक्ष होगा और उसकी तृतीया होगी, उसको वो लोग मना रहे होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब इसके बाद कि प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था, तो कहते हैं कुंभलगढ़ के किले में प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ मैंने वैसे ही बताया था कि इनकी संकट मोचक राजधानी थी। तो कुंभलगढ़ के किले के अंदर प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ प्रताप का जन्म, तो 9 मई 1540 को। देखो और एक बात बताऊं, ये वाली जब मैं तारीख पढ़ता हूं तो मुझे एक चीज बड़ी जोरदार सी लगती है कि 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म हो गया। छोटी क्लासों में एक कहानी अपने को सुनाई जाती थी
कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि बनवीर जब उदय सिंह को मारने के लिए गया था, तब पन्नाधाय जो थे वो अपने बेटे चंदन को वहां पर सुला देते हैं और उदय सिंह को बचा लेते हैं। बनवीर चंदन को मार के चला जाता है। फिर आगे की कहानी का इंटरेस्ट है, देखो आप आगे फिर कहानी ये कहती है कि पन्नाधाय उदय सिंह को घास फूस की टोकरी में डाल के लेके गए थे और घास फूस की टोकरी में लेके उसको कुंभलगढ़ जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई घास फूस की टोकरी में डाल के नहीं लेके गए थे उदय सिंह का। भाई आप ये कैसे कह सकते हो? वो जो घटना है घास फूस की टोकरी वाली जो बताते हो वो 1536 की बताते हो, 1536 की बताते हो। मतलब कोई बच्चा 1536 में इतना छोटा सा है कि उसको घास फूस की टोकरी में आप लेके जा रहे हो, और मात्र 4 साल बाद 1540 में उसके खुद के बेटा हो जाता है। तो ये तो बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी सा लगता है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब तक काफी बड़ी उम्र थी, 14 साल के थे लगभग उदय सिंह, और कोई टोकरी में डाल के नहीं, बाकायदा अंगुली पकड़ के पापा पापा चला के लेके गए होंगे। 1522 के अंदर ही उदय सिंह का जन्म हो गया था। तो 1536 तक लगभग 14-15 साल के वो थे। तो वो हमेशा ध्यान रखना कि वो थोड़ा कवि ने चीजों को अतिरंजित कर दिया है, वहां पर एग्जेजरेट कर दिया है वहां पर चीजों को, इसलिए अपने को लगता है। और अपने क्या एक बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने हिस्ट्री कहानियों में पढ़ी जाती है ज्यादातर, और हम कई बार कहानियों को एग्जैक्टली इतिहास ही मानने लग जाते हैं। तो वहां पर वो कॉन्ट्राडिक्शन आए बिना रहता नहीं। तो ध्यान रखना इस बात का कि भाई 1540 में तो प्रताप ही पैदा हो गया था उदय सिंह के, तो इतना कोई छोटे वगैरह नहीं थे वो। फिर प्रताप के बचपन का नाम क्या था? ये एग्जाम वाले आरपीसी वाले क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। मुझे तो कभी समझ में नहीं आया कि यार ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्या था, क्योंकि इसका आंसर जो है कि प्रताप के बचपन का नाम क्या था, तो वो कहते हैं किक्का। क्वेश्चन पूछा हुआ आरपीसी का, आपने किताबें लिख देती डंकी डंकी, प्रताप के बचपन का नाम किक्का था। पर भाई पहाड़ी प्रदेशों में मेवाड़ वाला जो हिली एरियाज है, वहां पर कोई जो छोटा बच्चा होता है उसको किक्का ही बोलते हैं। तो प्रताप नहीं, कुंभा, सांगा, राज सिंह, अमर सिंह, बापा रावल, कोई भी छोटा बच्चा रहा होगा तो उसे किक्का ही कहा होगा। जैसे मैं होता हूँ, अपने पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं, अपने पश्चिम वेस्टर्न राजस्थान में कोई छोटा जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं गिग्गो, लड़की को बोल दे तो गीगली। अपने खूब सारे गीत मिल जाएंगे आपको राजस्थानी को, गिग्गा थारो पालनो गढ़ा दूं सामी साड़ में। तो गिग्गे के ना, गिग्गा मतलब छोटा बच्चा। आप थोड़ा पंजाब की साइड में जाओगे, गंगानगर हनुमानगढ़ की साइड में जाओगे, आप यदि पंजाबी मूवी देखोगे, कोई पंजाबी सॉन्ग सुनोगे, छोटा बच्चा जो होता है उसको कहते हैं काका, लड़की को इवन काकी, काका और काकी तक बोल देते हैं। तो कोई छोटा बच्चा होता है उसको बोल देते हैं। अपने ये थोड़ी कह सकते हैं पर्टिकुलर किसी का नाम है, पर फिर भी चूंकि आरपीसी वालों ने पूछ लिया, चूंकि किताबें लिख देती है, तो अपने भी याद कर लेना कि उनके बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम क्या था? किक्का था। फिर क्या लिखा हुआ आगे? फिर लिखा रानी का नाम क्या था, तो रानी का नाम पढ़ लेते हैं अपने, अजब दे पंवार। वैसे तो कई रानियां थी, पर जो मुख्य रानी थी, जो पटरानी थी, उनका नाम था अजब दे पंवार। दे का मतलब देवी है भाई। अपने राजस्थानी भाषा में देवी जो होती थी उसको दे से ही अपने काम चला लिया करते थे। तो अजब दे पंवार हो गया। फिर लिखा हुआ आगे राज तिलक, कि उनका राज तिलक कब क्या हुआ था। सुनना, देखो बात सुन। राजाओं के एक रूल हुआ करता था कि राजा के मरने के बाद जो अगला बेटा राजा बनेगा, वो पिता के अंतिम संस्कार में, उसकी जो फ्यूनरल हुआ करता था उसमें भाग लेने के लिए नहीं जाएगा। बाकी जो बेटे होंगे वो पिता के अंतिम संस्कार में जाएंगे, पिता को मुखाग्नि देंगे, उनकी लाश को कंधे देंगे, एकदम बाल कटवाएंगे, रोना धोना जो है वो सब करेंगे। जो अगला बेटा राजा बनेगा उसके लिए ये नहीं हुआ करता था। उल्टा ये कहते थे कि इसके तो राज तिलक की तैयारियां की जाए, कि राजा की गद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। अब उदय सिंह राजा किसको बना के गए? जगमाल को राजा बना के गए। तो प्रताप और प्रताप के जो बाकी भाई थे, बहुत सारे भाई थे, प्रताप नहीं, कान्हा थे, सगर थे, शक्ति सिंह थे, ये बाकी तो पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए चले गए, और जगमाल वहीं पे रह गया। कहते जब वहां अंतिम संस्कार के लिए वहां पर गए, तो वहां पर किसी ने मांग उठाई, वहां पर किसी ने कहा कि यार, कहा ही किसने? प्रताप के ननिहाल वालों में से मान सिंह सोनगरा थे, और मान सिंह सोनगरा ने कहा यार, पर उदय सिंह के जितने बेटे हैं इनमें शक्तिशाली कौन है, इनमें प्रभावशाली कौन है? और सबने कहा साहब प्रभावशाली तो प्रताप है। तो यार जगमाल को राजा कैसे बना दिया? दिखता नहीं आपको कि अकबर के अटैक हो रहे हैं लगातार, मेवाड़ घिरा हुआ है, संभल पा नहीं रहे हैं, और ऐसे टाइम में किसी मजबूत आदमी को नहीं बना के आप उससे बनिस्बत कमजोर आदमी को बना रहे हो? गलत बात नहीं है ये। और मैंने एक दिन आपको पहले बात बताई थी कि राजतिलक का अधिकार जो था वो सलुम्बर वालों के पास में था, कि जो सलुम्बर का फ्यूडल लॉर्ड होगा वही राजा का राजतिलक करेगा, उसकी सहमति से, उसकी कंसेंट से अगला राजा बनाया जाएगा। और उस समय सलुम्बर के जो सामंत हुआ करते थे उनका नाम था कृष्णदास चुंडावत। चुंडा जी के वंशज हुए इसलिए चुंडावत हो गए।
कृष्णदास चुंडावत नाम था। और उन कृष्णदास जी की तरफ देखते हुए कहा कि भाई ये क्या तरीका है, और आपकी सहमति क्या जगमाल के साथ है? और उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारी सहमति जगमाल के साथ में नहीं, और हमारी सहमति तो प्रताप के साथ में, और लो हम तो प्रताप को राजा घोषित करते हैं। तो वहां गोगुंदा के अंदर ही प्रताप को शमशान घाट में राजा घोषित कर दिया गया था। वापस आए, वापस आगे उनको कहा, जगमाल जी को कहा कि जगमाल जी आप राजा नहीं हो, हम तो राजा प्रताप को बना के लाए, राजा वाली सीट पे प्रताप बैठेगा, आप सामने वाली सीट पे जाके बैठो। हालांकि जगमाल इससे बड़े नाराज हुए थे, जगमाल यहाँ से चला ही गया था वापस, वो अकबर के पास चला जाता है, और अकबर ने उसको एक जागीर दे दी थी, जहाजपुर की जागीर दे दी थी। और आगे मैं और जब सिरोही पढ़ाऊंगा तब मैं और बताऊंगा, बाद में अकबर ने उसको आधा सिरोही दे दिया था जगमाल को। तो जगमाल यहाँ से नाराज होकर अकबर के पास में चला गया था। प्रताप को तो अब याद रखने वाली कि प्रताप का राज तिलक कहां पर हुआ, तो गोगुंदा। किसने किया, तो सलुम्बर वाले करेंगे। सलुम्बर वाला कौन है, तो कृष्णदास चुंडावत है, इन्होंने प्रताप का राज तिलक किया था। पर प्रताप ने कहा यार मजा नहीं आया यहाँ पे, तो गोगुंदा के अंदर तो अब यूं कोई जल्दबाजी में राज तिलक थोड़ा ढंग से करवाया जाए, तमंचे भी डिस्को करें, थोड़ा डांस वांस किया जाए। तो प्रताप ने वैसे भी अपनी राजधानी भी पहले गोगुंदा हुआ करती थी उदय सिंह के टाइम में, ये कुंभलगढ़ की तरफ शिफ्ट करते हैं और अपना दोबारा विधिवत सिस्टमेटिक लीगल रूप से कोरोनेशन जो करवाया था वो बाद में कुंभलगढ़ के अंदर करवाया था। तो बाद में दोबारा राज तिलक हुआ उनका कुंभलगढ़ में। बाकायदा कुंभलगढ़ वाला जब राज तिलक हुआ तो आसपास के सारे राजाओं को न्योते दिए गए, इनविटेशन दिए गए, भाई आओ एक राजा की कोरोनेशन सेरेमनी हो रही है। और अभी भी देख लो कि अपने कहते हैं भाई फलानी जगह वो राष्ट्रपति जीत गया तो अपने मोदी जी उनको बधाई देते हैं। और आपने कभी नोटिस किया 2014 में तो अपने जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब आसपास के सारे प्रधानमंत्रियों को बुलाया और था शपथ ग्रहण समारोह के अंदर। दूसरे देश वाले भी अपने वालों को बुलाते ही रहते हैं, तो वैसे वैसे राजा ने अपने आसपास वालों को भी बुलाया कि यार सारे आओ। बाकियों के नाम तो याद रहे नहीं रहे, एक बंदे का नोटिस करने वाली बात है, इतिहासकारों ने उसको थोड़ा ज्यादा मेंशन किया। उस समय मारवाड़ का राजा हुआ करता था चंद्रसेन। कौन था मारवाड़ का राजा, चंद्रसेन। और ये अकबर से पंगे ले रहा था, अकबर के खिलाफ लड़ रहा था। तो चंद्रसेन भी इस राज तिलक समारोह के अंदर आया हुआ था। ये बात याद रखने वाली है कि देख लो प्रताप ने अकबर का एक जो विरोधी है उसको तो स्पेशल इनवाइट किया, तू तो आया यार, तू तो बता के जा क्या कैसा चल रहा है, थोड़ी प्लानिंग बता, उस हिसाब से हम भी थोड़ा करें। तो ध्यान रखना कि कुंभलगढ़ वाले राज तिलक समारोह में मारवाड़ से कौन आया हुआ था, तो मारवाड़ से चंद्रसेन आया हुआ था। ये प्रताप की डिप्लोमेसी है कि कहीं ना कहीं वो अकबर के जो विरोधी लोग हैं उनको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है, उनके साथ में गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहा है, उनके साथ में कोलोब्रेशन करने का प्रयास कर रहा है। तो याद रखना। तो प्रताप का पहला राज तिलक तो गोगुंदा में हो गया था, और उसका विधिवत सिस्टमेटिक लीगली कोरोनेशन जो हुआ था वो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। ये बात याद रख लेना। राजा कब बना प्रताप, तो 1572 के अंदर प्रताप राजा बन गया था। 1597 में, तो लगभग 25 साल का शासन रहा। 28 फरवरी 1572 वही जो उदय सिंह के मृत्यु का दिन है, होली का त्योहार था, उसी दिन प्रताप का राज तिलक हुआ था। तो वो मैंने बात बताई दी थी, तो याद रख लेना। नहीं भी याद रहे तो लो मैं लिख देता हूं वापस। 28 फरवरी 1572 को राज तिलक हुआ था। आगे मृत्यु हम आगे और पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। 25 साल ये याद रखना, क्योंकि मुझे याद है ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था। तो प्रताप ने 25 साल शासन किया था, याद रख लेना थोड़ी बात है। ये मोटी मोटी सी बात कि मम्मी का नाम जयवंता बाई सोनगरा, पाली के खेरा सोनगरा की बेटी थी। पिता का नाम उदय सिंह, जन्म तिथि वैसे मानो तो 9 मई 1540, वैसे मानो तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, मतलब आपका वो जो विक्रमी कैलेंडर होता है उसका, और जो उसका महीना है वो 15 सॉरी साल है जो उसका 1597 है। और उसका बर्थ पैलेस क्या था, तो कुंभलगढ़ के अंदर जन्म हुआ था। बचपन का नाम क्या था, किक्का, मैंने बात बताई दी आपको। रानी का नाम क्या था, खूब सारी रानियां थी, जो पटरानी आप यूं का दो उस टाइम की जो स्वीट हार्ट है वो जो थी वो अजब दे पवार थी, मुख्य जो रानी थी। और राज तिलक तो पहले गोगुंदा के अंदर हुआ, बाद में कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ वाले में मारवाड़ का चंद्रसेन आया था। राज तिलक किया किसने, तो ये सलुम्बर वालों के पास में राइट होता था। सलुम्बर का बंदा कौन, तो सलुम्बर का कृष्णदास चुंडावत था। तो राज तिलक किसने कर दिया, कृष्णदास चुंडावत। उदय सिंह जी जगमाल को राजा बना के गए थे, जगमाल को जब नहीं बनाया नाराज होकर अकबर के पास चला गया। अकबर ने पहले तो उसको जहाजपुर की जागीर दे दी थी और फिर उसको आधा सिरोही दे दिया था। मैं जब सिरोही पढ़ाऊंगा तब ये बातें अपने और कर ली। ये प्रताप की शुरुआती जानकारी अपने पास। आगे बढ़ते और क्या क्या बातें अपने पास। आगे लिखा हुआ है अकबर के दूत। अब जब अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप राजा बने हैं वहां पे, तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अपने कुछ मैसेंजर भेजे, अपने कुछ दूत भेजे। और अकबर ये चाहता था कि यार उदय सिंह तो माना नहीं, उदय सिंह ने तो मेरी अधीनता स्वीकार की नहीं, अब तू कर ले।
लड़ाई झगड़ा अपने बंद कर देते हैं, मिलजुल के राज कर लेते हैं। तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, मेरा मनसबदार बन जा, और मैं तेरी अलग अलग जगह पे अपॉइंटमेंट कर दूंगा। तेरे राज्य को भी सुरक्षा रहेगी, उसको भी खतरा नहीं होगा, और मिलजुल के राज कर लेंगे अपने। तो कहते हैं कि प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 बंदे भेजे थे, 4 दूत भेजे थे। संख्या भी याद रखना कि 4। कौन कौन थे? तो सबसे पहले एक बंदे को जिसको भेजा था, उसका नाम था जलाल खां कोरची। इसको तो राजा बनते ही भेज दिया था। 1572 में प्रताप राजा बनता है, 1572 के अंदर इसको भेज दिया गया था, जलाल खां कोरची को भेज दिया गया था। जलाल खां कोरची वाकपटु, बोलने में बहुत तेज, विटी मैन था। और इसको भेजा और इसको कहा कि तू यार जाके बात कर और मामला बिठा आपने। जलाल खां कोरची आया, आगे पहले तो अकबर की तरफ से बधाई दी कि सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप राजा बने हो, बादशाह अकबर ने आपको ये देख लो साहब गुलदस्ता भेंट किया, भेजा है आपके लिए। प्रताप ने कहा थैंक यू यार, का थोड़ी सी बात और करनी थी आपकी। हाँ बताओ क्या बात करनी थी? कि वो आपके पापा तो माने नहीं थे, आपका थोड़ा ट्रीटी विटी संधि बंदी के बारे में क्या कहना है? प्रताप ने कहा ना ना मेरा तो ऐसा कोई मूड नहीं, थोड़ा देख लो ऊपर नीचे लेगी कोई बात हो जाए। नहीं नहीं कोई मूड नहीं। पक्का? क्या पक्का? जलाल खां कोरची वापस गया और उसने जाके अकबर का एकदम साफ साफ मना किया। अपने मारवाड़ी में कहते हैं चिट्टो चिट्टो ना दियो, तो एकदम साफ साफ मना कर दिया है, मानने के लिए तैयार नहीं है। अकबर ने सोचा यार अब क्या किया जाए। अकबर के दिमाग में यार राजस्थान का बंदा है, राजस्थान का राजपूत राजा है, क्यों ना राजस्थान के किसी राजपूत को ही भेजा जाए ताकि इसको पटा सके। यंग बंदा 32 साल की उम्र में राजा बना है, क्यों ना किसी यंग को ही भेजा जाए ताकि उसकी बात थोड़ी मान ले। और अकबर के दरबार में एक यंग राजकुमार था मान सिंह। आमेर वालों का अपने राजकुमार हुआ करता था मान सिंह कछवाहा, और आमेर वालों ने अकबर की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी, 1562 में ही कर ली थी, हम आगे और बताएंगे। बारमल अधीनता स्वीकार कर लेता है मान सिंह का जो दादा था। तो मान सिंह को भेजते हैं, और थोड़ा तेज तर्रार भी था मान सिंह। और अकबर ने मान सिंह को कहा मान सिंह जी आमेर गए हुए कितने दिन हो गए? मान सिंह ने कहा थोड़ा टाइम तो हो गया, तो जाओ छुट्टी है आपकी, और एक काम करना थोड़ा जाते उदयपुर की तरफ से होके जाना, तो उधर प्रताप से बात करके जाना, मेवाड़ से होके जाना। तो मान सिंह ने कहा ठीक है। तो दूसरा जो बंदा भेजा गया था वो बंदा था मान सिंह। 1573 में मान सिंह को भेज दिया। मान सिंह यहाँ पर आया, मान सिंह ने बात करने के लिए प्रताप को बुलाया यहाँ पे। कहते हैं बाकायदा शाम को डिनर का प्रोग्राम रखा गया, उदय सागर की जो पाल है वहां पे डिनर के लिए बुलाया गया। देखो प्रोटोकॉल होता है कि अमेरिका का विदेश मंत्री आए तो भारत का विदेश मंत्री मिल लेगा, रसिया का रक्षा मंत्री आए तो अपना रक्षा मंत्री मिल लेगा, पाकिस्तान का सूचना प्रसारण मंत्री आए तो अपना सूचना प्रसारण मंत्री, मतलब समकक्ष जो काउंटर पार्ट है आपका वो आपके उधर से बात करेगा। और प्रताप ने दिमाग लगाया कि यार आमेर का राजकुमार बात करने के लिए आया, तो क्यों ना मैं मेरे राजकुमार को भेज दूं। और प्रताप के जो बेटे थे सबसे बड़े बेटे उनका नाम था अमर सिंह, तो यार अमर सिंह को भेज दिया जाए। तो अमर सिंह को बातचीत करने के लिए भेज दिया। पर मान सिंह को ये लगता था यार मैं अकबर का दूत हूं, मेरे से बात करने के लिए तो राजा खुद है, वही है अमेरिका माई बाप है जैसे आज। तो अमेरिका का कोई आता है तो अपने वाले सभी बात करते हैं उससे। अब जब वहां अमर सिंह, एक तो कहते हैं अमर सिंह लेट गया थोड़ा सा, मान सिंह पहले ही चला गया था वहां पे डिनर के लिए, अमर सिंह लेट गया, उसको थोड़ा वो बड़ा बुरा लगा यार जो होस्ट है वो तो खुद ही नहीं है, मैं गेस्ट आगे बैठा हुआ। फिर थोड़ा अमर सिंह के लिए कहते हैं, अमर सिंह थोड़ा बदमाश टाइप का था, अपने जो गाँव में कहते हैं भाई बहुत सरडो है, तो उस टाइप का था अमर सिंह। अमर सिंह थोड़ा लेट गया, जाके सामने बैठ गया। मान सिंह ने जाते पूछा और तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं है, राणा जी कहाँ पे? और उसने यूं बेपरवाही के अंदाज के अंदर एकदम केयरलेस तरीके से उसने कहा पापा, पापा तो आज पेट दर्द कर रहा है उनका। और मुस्कुराया मान सिंह के सामने देख के। मान सिंह समझ गया कि ये कह रहा है कि भाई पापा तो नहीं आएंगे, तेरे को खाना तो मेरे साथ ही खाना पड़ेगा। और मान सिंह ने कहा कि मान सिंह खड़ा हुआ, खड़े हो गए, उसने मुझे खाना वाना नहीं खाना, तुम्हारा डिनर वगैरह उछाल दिए उसने। और उसने कहा तुम्हारे पापा को जाकर कह देना कि मैं जो पेट दर्द है वो तो मैं ठीक कर दूंगा, युद्ध के मैदान में मैं सेना लेके आऊंगा और वहीं देखेंगे अब तो। और वो जाने लगा। अमर सिंह बड़ा बदमाश आदमी, जैसे थोड़ा सा आगे चला मान सिंह और अमर सिंह ने पीछे से आवाज लगाई, अरे अरे अंकल सुनो तो, एक बात तो सुन के दो। क्या हुआ आप तेरे, क्या बात है? क्यों क्या कर रहे थे आप? कहाँ ठीक कर दोगे आप जो पापा का पेट दर्द हो, कहाँ ठीक कर दोगे? मैं युद्ध के मैदान में सेना लेके आऊंगा और युद्ध करूंगा और मार दूंगा तुम सबको मैं। अमर सिंह ने और मुस्कुराते कहा, अंकल एक काम करना, अकेले मत आना, फूफा जी को साथ लेके आना।
जो अकबर था उसके साथ में मानसिंह की बुआ की शादी हो रखी थी, इसलिए उसने टोंट मारा वापस कि अकबर को साथ ही ले आना फिर उसकी तरफ से जब बात करने के लिए। और मानसिंह और गुस्सा है, उसने मत देख लूंगा तुम्हें। थोड़े और आगे पैर पटके उसने वापस अमर सिंह ने कहा अंकल प्लीज एक लास्ट बात और सुन। क्या है अब? हमारे पाली में एक जगह पड़ती है सोजत, हाँ तो वहां पर मेहंदी बहुत अच्छी मिलती है, तो मैं क्या करूं उसका? तो बुआ जी के लिए ले जाना आपने। अब तो मानसिंह और भयंकर गुस्सा, मानसिंह गया अकबर के पास, मानसिंह ने जाते कहा मुझे अभी के अभी सेना दो, मैं अटैक कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा, वहां पे मेवाड़ वालों को तबाह कर दूंगा। अकबर ने पूछा बात क्या, अभी बात तो बता, प्रताप ने क्या कहा तेरे को? तो प्रताप ने, वो आए नहीं मेरे से बात करने के लिए। क्यों? तो उसने कहा राजकुमार आया तो राजकुमार ही बात कर लेगा हमारी, तो और उसने मेरे साथ बदतमीजी किया, आप अभी के अभी सेना दो। अकबर दिमाग वाला आदमी था, अकबर ने कहा बात तो सही है, जब इधर से राजकुमार आया है तो उसने भेज दिया, इसका मतलब इधर से किसी सीनियर आदमी को भेजा जाए तो फिर प्रताप बात कर सकता है। तो उसने मानसिंह जी को, साथ वाले जो दूसरे थे उनको कहा भाई साइड में लेके जाओ रे, थोड़ा ठंडा करो इसको, जून का महीना था, जून के महीने में गया था मानसिंह, तो कहा थोड़ी गर्मी चढ़ गई मानसिंह जी को साइड में लिया। और मानसिंह जी के पापा थे भगवंत दास जी, और भगवंत दास जी कहा जब वो सीनियर से मिलना चाहता था क्यों ना आप मिल लो यार जाके। तो तीसरे बंदे किसी को भेजे गए थे, तो भगवंत दास जी थे। थोड़े दिन बाद में इनको भेज दिया था, 1573 में सितंबर में भेज दिया था इनको। इस बार भगवंत दास जी आए, भगवंत दास जी आए तो बाकायदा प्रताप बात करने के लिए आए, और प्रताप ने आगे बातचीत की। भगवंत दास जी ने उनको समझाया कि यार लड़ाई करने में कुछ ही नहीं पड़ा है, और संधि कर लो यार, हमने भी तो कर रखी है। प्रताप ने उनको एक सिंपल सी बात कही कि भगवंत दास जी, किसी टाइम में मेवाड़ जो था वो राजस्थान का सर्वोपरि स्टेट हुआ करता था, और आज से 50 साल पहले लगभग खानवा के युद्ध में जब अकबर के दादाजी के साथ, बाबर के साथ मेरे दादाजी राणा सांगा लड़ रहे थे, तो आपके आमेर से जो पृथ्वीराज जी थे वो हमारी तरफ से लड़ने के लिए, हमारे झंडे के नीचे लड़ने के लिए आए थे। अब हालांकि मेवाड़ में उतनी शक्ति नहीं रही होगी, पर आप आमेर वाले शक्तिशाली हो रखे हो। आप एक काम करो, आप अकबर के खिलाफ लड़ाई कर लो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन अकबर के झंडे के नीचे तो मैं आज लड़ू कल लड़ू। भगवान दास जी ने कहा यार मुझे लगता है तेरे दादाजी का भी थोड़ा दिमाग सरकावा ही था, तुम वापस वही गलतियां कर रहा है, और हम तो तुम्हारे झंडे के नीचे नहीं लड़ेंगे, तुम्हें जैसे करना हो वैसे कर लो, मैं तो तुम्हें समझाने आया था, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। भगवान दास जी ने जाके वापस अकबर को कहा नहीं मान रहे वो तो। अकबर ने फिर एक प्रयास और किया, अकबर ने कहा बातचीत यार, बात करने से थोड़ी बात बनती है। इस बार वापस अकबर के वित्त मंत्री जो फिनांस मिनिस्टर हुआ करते थे टोडरमल, टोडरमल जी को भेजा। इसी साल में इनको भेज दिया था 1573 में, तीनों 1573 में ही आए थे, ये दिसंबर में, छठे महीने में, 9वें महीने में, 12वें महीने के अंदर सीधे सीधे से आए। वो एक 72 में, बाकी तीनों 73 के अंदर आए थे। टोडरमल जी को भेजा, टोडरमल जी को कहा भाई तुम वित्त मंत्री हो, जाके समझाओ रे उसके, हिंदू हिंदू वाला थोड़ा पुट और है तुम्हारे। टोडरमल जी आए, उन्होंने प्रताप को आगे समझाया कि देख मैं तो उसका वित्त मंत्री हूँ अकबर का, मुझे तो पता है उसके कितना खजाना पड़ा है, कितने बड़े भारत का वो राजा है, कितने पैसे हैं, वो तो कितने भी साल लड़ लेगा, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ना है। तुम छोटे राजा हो, इतने पैसे तुम्हारे पास नहीं है, स्टेट छोटा है, इतने सालों से लड़ाइयों में फंसे हुए हो, कैसे पार पड़ेगी तुम्हारी? इसलिए मैं कहता हूँ संधि कर लो, कोई कुछ ही नहीं रखा हुआ लड़ाई के अंदर, इसमें तेरा घाटा उसका कुछ नहीं जाता। प्रताप ने टोडरमल जी कहा कि टोडरमल जी आप तो चिंता ही मत करो, आप तो अकबर को जाके कहो वो लड़ाई तैयार रखे, अपने यहाँ भामाशाह खूब सारे हैं, कोई ना कोई अपने को धन दे के चला ही जाएगा। तो टोडरमल जी को भी उसने भेज दिया था। इस प्रकार अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 मैसेंजर भेजे थे, लेकिन प्रताप ने उनको बेरंग लौटा दिया, उनको वापस भेज दिया। ये प्रताप का स्वाभिमान है कि वो अकबर से किसी भी रूप में हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ये उसका सेल्फ रेस्पेक्ट है कि वो संधि करने के लिए भी अकबर से तैयार नहीं हुआ था, जबकि अकबर ने बार बार प्रयास किए। अब जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर तो क्या तरीका बचेगा, फिर तो लड़ाई बचेगा, फिर लड़ाई होनी स्वाभाविक सी बात थी। पर अपने ये याद रख लेना कि समझाने के लिए कौन कौन आए थे। पहले जलाल खान कोरची आता है, बाद में बाप बेटे आए थे, पहले बेटा आया था, बाद में पिताजी आए थे। बेटा कौन? मान सिंह। पिताजी कौन? भगवंत दास। कहाँ के थे? तो आमेर के थे। फिर वित्त मंत्री आए थे, वो कौन थे? टोडरमल जी। सन वगैरह मैंने बताई दिए, याद रख लेना आप, तो ये वाली बात थोड़ी याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं अपने, आगे 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 बढ़ते हैं। देखो अब जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो युद्ध होना था, युद्ध हुआ।
प्रसिद्ध युद्ध इतिहास का आप सब जानते ही हैं, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं इस युद्ध के बारे में, फिर भी थोड़ी बात करते हैं। लिखा हुआ हल्दी घाटी युद्ध। सबसे पहले बात आती है कि कहां पे ये जगह, कब हुआ था युद्ध। जगह कहां पे, तो अपने राजसमंद जिले के अंदर ये जगह है। युद्ध कब हुआ, वापस वही जून का महीना, 18 जून 1576, यही तारीख। हालांकि कुछ इतिहासकार जो अपने हैं ये इसको 21 जून भी मानते हैं, पर अपने तो भाई राजस्थान बोर्ड वाली किताबों में उन सब में 18 जून ही दी हुई है, तो आप तो अपने 18 जून ही मान लेना। किसके बीच में युद्ध हुआ, तो भाई राणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। अकबर के बीच में युद्ध हुआ। क्या अकबर खुद युद्ध में भाग लेने के लिए आया था, नहीं। ये ज्यादातर होता ही था कि मुगल बादशाह खुद कम ही आया करते थे, अपने कमांडर भेज दिया करते थे। अकबर ने खुद ने भाग नहीं लिया था। तो कौन आया था, तो अकबर की तरफ से उसके सेनापति आए थे, 2 सेनापति आए थे, एक तो मान सिंह और एक आसफ खां नाम करके 2 सेनापति थे। मान सिंह को पहली बार किसी युद्ध में इंडिपेंडेंट कमांडर बना के भेजा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध है। पहली बार स्वतंत्र सेनापति था वो, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कमांडर बनाया गया, उसे स्वतंत्र सेनापति बनाया गया था मान सिंह को, और एक साथ में आसफ खां को भेजा। अकबर माइंड से खेल रहा है। अकबर कहीं ना कहीं चाहता है कि जो मान सिंह का जो गुस्सा है उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिले, और ये जब उसको एक्सप्रेस करेगा तो ढंग से लड़के आएगा। तो उसने आसफ खां और मान सिंह को कहा भाई तुम दोनों जाओ इधर से। तो इधर प्रताप की तरफ से आसपास में जो भी मुगलों के विरोधी थे, आसपास में जो भी अकबर के विरोधी थे, उन सबको प्रताप ने इकट्ठा किया, उनकी सेनाएं आई। जैसे ग्वालियर से एक बंदा आया था, रामसात तोमर। इन ग्वालियर वालों की बनती नहीं थी अकबर के साथ, और ये केवल खुद ही नहीं आया था, 3 बेटे और सालीवाहन आया था, भवानी सिंह आया था, प्रताप सिंह आया था। तो ग्वालियर से आए थे रामसात तोमर। याद रख लेना आप। सलूम्बर वाले हमेशा सेनापति होते ही थे। सलूम्बर वाले राज तिलक किसने किया, कृष्णदास चुंडावत, उनका नाम याद रखना। तो कृष्णदास चुंडावत ने भाग लिया था। और अफगानों की मुगलों के साथ बनती नहीं थी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हसन खान मेवाती, महमूद लोदी उधर से लड़ लिए थे सांगा की तरफ से। इधर फिर अफगानों की तरफ से एक बंदा है, हाकिम खान सूर। भील जनजाति रहती है, तो भीलों की सेना लेके आए हुए थे पुंजा, ये भीलों की सेना के साथ में आए हुए थे। तो इस प्रकार से कुछ लोग थे जो उधर प्रताप की तरफ से लड़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इधर अकबर की तरफ से लड़ रहे हैं। एक अकबर के दरबार का एक इतिहासकार हुआ था बदायूनी, वो इस युद्ध में खुद आया था भाग लेने के लिए। आप जब मेडिवल पढ़ोगे तो और पढ़ोगे, अच्छी सी बुक है इसकी, एक मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख नाम की एक बुक लिखी थी। और इसके अंदर जो बदायूनी है वो इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है। बदायूनी खुद आया था। बदायूनी के लिए कहते हैं कि बदायूनी थोड़ा कट्टर मुसलमान टाइप का आदमी था, और जब सेना आ रही थी तो बदायूनी ने कहा था कि भाई मैं भी चलूंगा। तो लोगों ने कहा यार आप क्या लाओगे, आप कलम वलम घिसने वाले आदमी, वहां तलवारें चलेगी तलवारें। बदायूनी ने कहा कि नहीं, वहां जब हिंदुओं का खून बहेगा तो मैं अपनी दाढ़ी के लगाऊंगा, दाढ़ी लाल करूंगा मैं हिंदुओं के खून से, जिहाद करके आऊंगा मैं वहां से। तो अब ये मन में तो तू भी ले। फिर बदायूनी इस युद्ध का ढंग से थोड़ा वर्णन करता है। बदायूनी कहता है भाई प्रताप की तरफ तो लगभग 3-1 हजार फौजी थे, और हमारी तरफ जो थे वो 5,000 के आसपास फौजी थे। हालांकि बदायूनी इस बात से नाराज था पहले कि यार मान सिंह जैसे हिंदू को क्यों बना दिया, सेनापति क्यों बना के भेज दिया, पर फिर भी भाई अकबर ने मान सिंह को बना दिया था। मैंने बता दिया रीजन क्या रहे थे उनके बनाने के। अब आमने सामने की यहाँ पे लड़ाई होनी शुरू हुई। ये हल्दी घाटी जो है ये एक दर्रे का बीच की जगह है, पास है, दोनों तरफ पहाड़ियां पड़ती है, उनके पास है, वहां के बीच का एक दर्रा है। एक तरफ गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, एक तरफ खमनोर की पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के बीच का दर्रा है। तो कहते हैं जो मानसिंह था, मानसिंह उधर एक जगह पड़ती है अपने मोलेला नाथ द्वारा के पास, आगे याद रखना टेराकोटा में अपने वापस याद करेंगे। और तो मोलेला में अपनी सेना लेके बैठ गया था। इधर प्रताप, इधर एक जगह पड़ती है लोसिंग, उधर अपनी सेना लेके बैठ गए थे। शुरुआत का युद्ध हुआ, प्रताप की तरफ से इतना शानदार हमला किया गया था मेवाड़ वालों की तरफ से कि मुगलों को भगा ही देते।
शुरुआती टुकड़ी बहुत भारी पड़ गई थी मुगलों के ऊपर, और यहाँ पे मुगल सैनिक भागने लगे। तो मतलब बदायूनी बहुत अच्छा वर्णन करता है। बदायूनी कहता है कि आगे मान सिंह वाले फौजी थे, उधर से जब प्रताप वालों ने हमला किया तो मान सिंह की फौजी इधर भागने लगी। तो इधर मान सिंह के फौजी भाग रहे हैं, पीछे पीछे उनके मेवाड़ वाले भाग रहे हैं। तो मेरे तो ये भी नहीं समझ में आया कि तीर किस पे चलाऊं, कि इधर ही हमारे वाले भाग रहे थे, उनके पीछे मेवाड़ वाले आ रहे हैं। तो मान सिंह ने आसफ खान पास में खड़ा था और आसफ खान से पूछा कि आसफ खान तीर चलाऊं किस पे? आसफ खान ने कहा आंख बंद कर और तीर चला, दोनों तरफ से मरने तो हिंदू ही है, तेरा कर्तव्य तो जो तू लेके आया था वो तो पूरा हो ही जाएगा, तुझे हिंदुओं को मारना था, भले मान सिंह वाले मरे भले प्रताप वाले मरे। तो वो वर्णन नहीं करता है कि भाई वहां से हमारी सेना भाग छूटी थी। और कहते हैं जब सेना भागने लगी तो मुगल सैनिकों के अंदर एक सैनिक हुआ करता था मिहत्तर खां। वो बेचारा मिहत्तर खां नाम का एक सैनिक था, और वो भाग के आया, आगे आया पीछे से, और उसने आगे झूठा मोटा ही कहा कि अरे भागो मत रो, अकबर आ रहा है, अकबर आ रहा है, खुद बादशाह सेना लेके आ रहे हैं बड़ी। तो अकबर के आने की सूचना सुनी तो जाके मुगलों के थोड़े पैर जमे, मुगलों ने वापस लड़ना शुरू किया। याद रखना कि किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उस आदमी का नाम मिहत्तर खां था। कौन हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है? तो बदायूनी करता है। बदायूनी की किताब का नाम क्या था? मुंतखब उत तवारीख था। कौन सा इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध में खुद भाग लेता है? तो बदायूनी भाग लेता है। तो सारी बातें थोड़ी सी आप याद रखना। और मिहत्तर खां नाम के सैनिक ने ये अफवाह फैलाई थी कि भाई खुद आ गया, अकबर खुद आ गया। मुगल सेना ने जैसे तैसे लड़ना शुरू किया। उधर प्रताप ने जब देखा कि यार मानसिंह उधर सेनापति बना, हाथी पे बैठा हुआ मानसिंह, मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना, मर्दाना नाम के हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। मानसिंह का जो हाथी था क्या नाम था उसका? मर्दाना नाम करके हाथी था। प्रताप के पास अपने जानते हैं घोड़ा था प्रताप का, चेतक। और कहते हैं प्रताप को इतना गुस्सा है कि प्रताप अपने चेतक को एकदम मर्दाना के सामने ही लेके चला गया। और चेतक इतना समझदार घोड़ा कि चेतक ने अपने अगले दोनों जो पैर थे वो मर्दाना की सूंड के ऊपर लगा दिए, मानसिंह के हाथी की सूंड के ऊपर लगा दिए। और प्रताप अपना भला फेंकता है, मानसिंह जैसे तैसे होदे में बच जाता है। होदा जो ऊपर हाथी पे बैठने की जगह होती है उसके अंदर बैठ जाता है और अपने वार को उसको बचाता है। पर मानसिंह बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। कहते हैं कि उसकी जो हाथी की सूंड थी उसने एक चाकू लगा रखा था, एक कटार लगा रखी थी, नाइफ लगा रखा था। और जब चेतक अपने पैर उतार रहा था वापस, तब उसके अगले दोनों पैर कट गए। अब चेतक ढंग से मूव नहीं कर पा रहा था एकदम। और प्रताप ने जब देखा कि घोड़े के पैर कट गए, इसलिए वो घोड़े को जैसे तैसे करके वहां से युद्ध भूमि से बाहर निकालता है और युद्ध भूमि से बाहर निकल जाता है। कहते हैं कि मेवाड़ में जब भी राणा युद्ध भूमि से बाहर जाता या राणा को युद्ध भूमि से बाहर लेके जाया करते थे, तो कोई ना कोई झला जो होता था वो राणा के चिन्ह पहन के और राणा की जगह लड़ता था। हमने पढ़ा था कि खानवा युद्ध में जब सांगाजी घायल हो गए थे तो उनकी जगह पे झाला अज्जा लड़ा था। एक बार फिर एक झाला ने वीरता दिखाई, इस बार था झाला बिद्दा। हम उसे झाला बिद्दा भी कहते हैं या उसे हम झाला मानसिंह भी कहते हैं। वो झाला बिद्दा या झाला मानसिंह जो था वो प्रताप के सारे जो राज चिन्ह है वो ग्रहण करता है और वहां पर बैठ के लड़ता है। मुगल भाग ही छूटे थे उसके बाद में, प्रताप इधर निकल जाता है बाहर और मुगलों ने भी प्रताप का पीछा करने की कोई जहमत नहीं उठाई। बदायूं कहता है एक तो जून की झुलसा देने वाली गर्मी थी, फिर हमारे सैनिक इतने हार चुके थे कि उनमें हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो प्रताप का पीछा कर पाते। फिर हमारे सैनिकों को इतना डर था कि उनको लगा कहीं पीछे गए और इन्होंने मेवाड़ वालों ने हमला करके हमें मार दिया तो हम क्या करेंगे। तो बदायूं कहता है हमने उसका पीछा ही नहीं किया। और बदायूं तो और लिखता है कि उसके बाद हम वहां से गोगुंदा की तरफ आए और हमने चारों तरफ हमारे जहां हम बैठते उसके चारों तरफ दीवारें वगैरह चुनवाई ताकि प्रताप के सैनिक आके हम पे रात में हमले नहीं कर दे। पर जो प्रताप के भील सैनिक थे वो दिन में रात में हमारे पर हमले करते, हमारी सेना जहां कहीं भी जाया करती थी उसको बीच में लूट लिया करते, अनाज और पानी की समस्या उत्पन्न कर दी थी। हमने जैसे तैसे करके अजमेर तक का रास्ता लिया था। तो बदायूं ने ढंग से हार का वर्णन कर देता है इस युद्ध के अंदर। और बदायूं और कहते हैं कि इस युद्ध के बाद में जब मानसिंह और आसफ खान जब वहां पे पहुंचे, अकबर के पास में पहुंचे, तो अकबर ने जाते पूछा कि क्या युद्ध जीत गए? मानसिंह आसफ खान ने कहा कि नहीं। तो क्या प्रताप को पकड़ लाए? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो क्या प्रताप मर गया? तो नहीं। तो अकबर ने कहा तो क्या सोच के आए थे? सरदार खुश होगा, सरदार इनाम देगा, मंगतो लीचड़ो, शर्म नहीं आई तुम्हें? हार के आगे वहां से, और आज के बाद दोनों ने मुंह दिखा दिया तो देख लेना। कहते हैं ड्यूटी बंद करवा दी थी मानसिंह और आसफ खान का, और दरबार में आना बंद करवा दिया था। मुझे तो हमेशा दया आती है जब कई इतिहासकार बाद में कहते हैं कि साहब हल्दी घाटी में प्रताप हार गया था,
तो मुझे लगता है यार, यदि मान सिंह और आसफ खान जीत के जाते तो ऐसा कौन राजा होगा जो अपने विजेता सेनापतियों के साथ में इतना बुरा बर्ताव करेगा और अपने विजेता सेनापतियों को कहेगा कि तुम आज के बाद मुझे दिखाई मत देना और तुम यहां से भाग जाओ, आज के बाद मेरे दरबार के अंदर मत आना। पर अकबर इनके साथ बाकायदा करता है। तो ये भी वो साफ साफ ही अपने पास फैक्ट है कि नहीं साहब, हल्दी घाटी वाले युद्ध के अंदर प्रताप जीता था, और ये सारी जानकारियां अपने को बदायूं वाला लेखन और वो ढंग से पढ़ा जाए तो उसके अंदर अपने को मिलती है। पर कोई प्रोपेगेंडा के साथ हिस्ट्री पढ़नी चाहे, कोई प्रोपेगेंडा के साथ हिस्ट्री पढ़ानी चाहे, तो फिर अपने पास में तरीके होते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अब तो अपनी किताबें लिखने लगे हुए प्रताप उस युद्ध में जीता था। पहले है ना, जब नहीं भी लिखा होता था तो भी अपने वाली किताबें साफ साफ लिखती थी कि इस युद्ध में नैतिक विजय प्रताप की थी। अकबर अपने किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया था। ना वो प्रताप को अधीनता स्वीकार करवा पाया था, ना वो प्रताप को पकड़ पाया था, ना वो प्रताप को हरा पाया था, ना उसकी जमीन पर कब्जे कर पाया था। ऐसा कुछ ही नहीं कर पाया था। और कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में जब मान सिंह और आसफ खान हार के चले गए थे तो अकबर खुद अटैक करता है। 76 के लास्ट में जाके अकबर ने खुद ने अटैक किया था कि मैं खुद जाऊंगा। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके दो सेनापति जीत के गए और बादशाह को खुद आक्रमण करने की नौबत आ गई। पर अकबर आया था। 1576 के लास्ट में अकबर वापस आता है, और अकबर भी यहाँ पे आगे कोई छठ की चौदस नहीं कर पाया था, प्रताप को नहीं पकड़ पाया, अधीनता नहीं करवा पाया, संधि नहीं करवा पाया। उसने उदयपुर पे कब्जा किया था और उदयपुर का नाम बदल के वापस चला गया था, और उदयपुर का नाम बदल के उसने कर दिया था मुहम्मदाबाद। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि अकबर ने नाम बदल कर क्या कर दिया था। तो अकबर ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था, तो मुहम्मदाबाद कर दिया था। मैं वापस एक बात और बता दूं, फिर मैं साथ ही बता दूंगा। कहते चेतक जब घायल हो गया था, बाहर निकले थे, और थोड़े दूर जाने के बाद में चेतक की मृत्यु हो जाती है। तो बलीचा नाम की जगह है वो राजसमंद के अंदर ही, जहां पर चेतक की मृत्यु होती है, और वहां बलीचा में चेतक की छतरी बनी हुई है। थोड़ा ये भी याद रखना है, चेतक की छतरी कहां पर बनी है, तो बलीचा के अंदर बनी हुई। वापस मैं बातें बता दूं एक बार और, पढ़ेंगे हल्दी घाटी युद्ध की और खूब सारी बातें कि प्रताप और अकबर के बीच का युद्ध है। प्रताप, अकबर खुद नहीं आया था, अकबर के दो सेनापति आए थे, मान सिंह और आसफ खान। पहली बार मान सिंह को इसी युद्ध में सेनापति बनाकर भेजा गया था। बदायूनी जो अकबर का एक कोर्ट हिस्टोरियन है, वो इस युद्ध में भाग लेता है। उसकी बुक है मुंतखब उत तवारीख, और इस बुक के अंदर वो लिखता है कि हमारी तरफ से लगभग 5000 सैनिक थे और प्रताप की तरफ से लगभग 3000 सैनिक थे। प्रताप की तरफ से ग्वालियर का रामसात तोमर अपने 3 बेटों सालीवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह के साथ में आया था। युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे सारे के सारे। और सलुम्बर के सामंत कृष्णदास चुंडावत थे। अफगानों का नेता हाकिम खान सूर था, और भीलों का नेता राणा पुंजा इस युद्ध के अंदर भाग लेने के लिए आए थे। फिर हम ये पढ़ते हैं कि जब मुगल सेना भाग रही थी तो किसने ये शोर मचाया कि बादशाह खुद आगे मुगल सेना को रोकने की कोशिश की, तो मिहत्तर खान नाम का सैनिक था जिसने ये शोर मचाया था कि वापस सेना आ गई है। और जब यहाँ से मुगल सेना वापस भाग जाती है, प्रताप उधर वापस पहाड़ों में चला जाता है, तो इन्होंने प्रताप का पीछा करने की कोशिश क्यों नहीं की, तो बदायूनी बताता है। बदायूनी कहता है कि जून की गर्मी की वजह से हमारे सैनिक हार के बाद खूब सारे थक गए थे, और हमारे सैनिक डर रहे थे कि प्रताप पे हमला नहीं कर दे। इवन कि वो गोगुंदा के अंदर जब आए थे वापस, तो उन्होंने चारों तरफ अपने दीवार चुन ली थी कि ताकि प्रताप का यहाँ पर अपने हमला नहीं हो जाए। वो याद रखना कि मान सिंह जिस हाथी पर बैठ के लड़ रहा था, उस हाथी का नाम मर्दाना था। हम अभी और बाकी हाथी के नाम पढ़ेंगे। शुरुआत में मान सिंह ने जहां पे डेरा लगाया था आपके, उस जगह का नाम था मोलेला, और जिधर प्रताप का डेरे लगे हुए थे उसके जो कैंप थे, उसका जो आर्मी कैंप था, उसका नाम था लोसिंग। चेतक घायल हो गया था युद्ध में। चेतक जब बाहर निकला तो उसकी छतरी बनी हुई है, और चेतक की छतरी कहां पर बनी हुई है, तो बलीचा नाम की जगह पर चेतक की छतरी बनी हुई। और अकबर ने इन दोनों को जब हार के गए थे मान सिंह आसफ खान, तो इन दोनों का दरवाजा बंद कर दिया था, ड्योढ़ी बंद कर दी थी, दरबार में आना बंद करवा दिया था। अकबर ने खुद ने 76 के लास्ट में अटैक किया था, पर उदयपुर का नाम बदलकर वापस चला गया था। उदयपुर का नाम बदलकर उसने क्या कर दिया था, तो मुहम्मदाबाद उसने नाम कर दिया था। ये बातें थोड़ी सी याद रखने वाली सी। मैं मिटाता हूँ भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अपने इसको और हल्दी घाटी युद्ध में क्या क्या बातें और चीजें पढ़ते हैं अपने हल्दी घाटी, ये बातें बताई दी। ऐसा कहते हैं कि यहाँ का जो पहाड़ है वो, उसके बीच की जो दर्रे की मिट्टी, वो पीले पीले रंग की मिट्टी है, हल्दी जैसी मिट्टी है, इसलिए इस जगह का नाम हल्दी घाटी पड़ गया। हालांकि इस बार अपने जो किताबें चेंज की, तो भगवान जाने कौन भोंगल था, उसने नया फैक्ट जोड़ दिया। उसने कहा कि इसमें महिलाएं लड़ी थी, महिलाओं के हाथ में हल्दी लगी हुई थी, इसलिए नाम हल्दी घाटी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उस मिट्टी का रंग ही वहां पे थोड़ा हल्दी जैसा सा रंग है, पीलापन लिए हुए रंग है, तो उसका नाम हल्दी घाटी। ऐसा कई जगह होता है। मुझे बीकानेर का याद है मत, कि बीकानेर में जहां पे शुरुआत में बीकाजी ने आके शासन स्थापित किया था, वहां की जो मिट्टी है वो थोड़ी थोड़ी लाल रंग की सी है, मतलब यूं लाली माली वैसी मिट्टी, इसलिए नाम ही राती घाटी है।
मारवाड़ी के अंदर जो लाल रंग होता है उसको अपना राता बोलते हैं, तो उसका नाम राती घाटी पड़ गया। वैसे ये थोड़ा पीले रंग लिए हुए, तो इसका नाम क्या हो गया, अपने आप में हल्दी घाटी नाम हो गया था। अब हल्दी घाटी युद्ध की थोड़ी और बात है। हल्दी घाटी युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए, किसी ने उसको किसी नाम से पुकारा, किसी ने उसको किसी नाम से पुकारा। क्या क्या नाम है वो देखते हैं अपने। जैसे बदायूं इस युद्ध में खुद आया हुआ था, अकबर का इतिहासकार है, तो बदायूं इस युद्ध का जो नाम देता है वो देता है बैटल ऑफ गोगुंदा। वो कहता है गोगुंदा का युद्ध। अबुल फजल अकबर के दरबार का एक और इतिहासकार वह है, अकबरनामा या आइन ए अकबरी नाम की उसने बुक लिखी, वो इस युद्ध का नाम देता है बैटल ऑफ खमनोर। मैंने बताया दोनों पहाड़ियां अलग अलग, वो कहता है खमनोर का युद्ध। कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड यूरोप के थे, तो उनको तो अपने यूरोप वाले युद्ध याद आएंगे, और उन्होंने कहा कि मेवाड़ की थर्मोपोली है। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको थर्मोपोली क्या है, आप तो इतना याद रखो। उनका ये मेवाड़ की थर्मोपोली है, याद रखना आपने। और अपने एक राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए हैं बाद में, आदर्शी लाल श्रीवास्तव। और उन्होंने वहां पे हल्दी घाटी के पास में एक जगह है बादशाह बाग, और उन्होंने कहा यार इस जगह पे हुआ है, इसलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया बादशाह बाग का युद्ध, बैटल ऑफ बादशाह बाग जगह का नाम है भाई। ये भी याद रखना कि इस युद्ध में कौन कौन किस किस ने क्या क्या कहा इस युद्ध को। तो जो बदायूनी है वो इस युद्ध को कहते हैं बैटल ऑफ गोगुंदा, जो अबुल फजल है वो इस युद्ध को कहता है बैटल ऑफ खमनोर। ये दोनों अकबर के दरबारी इतिहासकार है, उसके कोर्ट हिस्टोरियन है। कर्नल जेम्स टोड, जिनको हम राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कहते हैं, वो इस युद्ध को कहते हैं मेवाड़ की थर्मोपोली, थर्मोपोली ऑफ मेवाड़। थर्मोपोली में अभी बताऊंगा क्या है। और आदर्शी लाल श्रीवास्तव है, वो कहते हैं इस युद्ध का नाम है बादशाह बाग का युद्ध, जगह का नाम है वहां पे बादशाह बाग, तो वो कहते हैं इस जगह पे हुआ था, तो बादशाह बाग का युद्ध। तो थोड़ी अलग अलग चीजें थोड़ी याद रख लेना। तो और जो मैं बता रहा था कि प्रताप की उधर मानसिंह का जो हाथी था उसका नाम था मर्दाना। कहते मुगलों की तरफ से एक हाथी और था, उसका नाम था गजमुक्ता। और इस गजमुक्ता को इधर से प्रताप की तरफ से एक हाथी लड़ रहा था लूणा, उस लूणा के खिलाफ लड़वाने के लिए लेके आए थे। तो प्रताप की तरफ से एक हाथी था लूणा, उधर से नाम था गजमुक्ता। फिर प्रताप का एक हाथी था जिसे मुगल सेना ने पकड़ लिया था, उस हाथी का नाम था राम प्रसाद। इसको पकड़ के ले गए थे, और जब लेके गए तो अकबर ने पूछा भाई साथी का क्या नाम है, लोगों का राम प्रसाद। पर अकबर ने कहा कि नहीं भाई, ये पीर बाबा के प्रसाद से हमें मिला है, पीर बाबा के आशीर्वाद से हमें मिला है, इसलिए इसका नाम बदल कर मैं क्या करता हूँ, पीर प्रसाद। थोड़ा सा याद रखना कि एक कौन सा हाथी मुगल सेना को मिल गया था जिसका नाम बाद में बदल दिया गया था, राम प्रसाद मिला था, नाम बदल के पीर प्रसाद कर दिया। कुल मिला के ये दो हाथियों के नाम याद रखने जो प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे, ये दो हाथियों के नाम याद रखने जो मुगल सैनिकों की तरफ से लड़ रहे थे, राम प्रसाद और लूणा, उधर मर्दाना और गजमुक्ता। क्योंकि मुझे याद है किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन थे, राम प्रसाद, लूणा, मर्दाना और गजमुक्ता क्या। और फिर आरपीएससी वैसे ऑप्शन और दे देती है, सुदूरवर्ती बाड़मेर के 4 गांव, मूंग की 4 किस्में, बकरी की 4 नस्ल, और आपके हल्दी घाटी युद्ध में लड़े हाथियों के नाम। तो याद रखना भाई, हल्दी घाटी युद्ध में हाथी, आप इमेजिन करो कभी कि युद्ध कितना महत्वपूर्ण रहा होगा हल्दी घाटी, कि उसमें लड़ने वाले हाथियों के नाम भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अपने आप में ये कितनी बड़ी बात है। उसका जो घोड़ा है, उस युद्ध का जो घोड़ा है, उसके नाम पर बाकायदा अपने स्कूटर आया करता था। चेतक कितना फेमस हुई, चेतक जो चीज थी, पुलिस वालों की जो गाड़ियां होती है उनको भी आज अपने चेतक कहते हैं। तो वो युद्ध जो है वो चरम है युद्धों का, एक अलग भावना है उस चीज के अंदर। तो हल्दी घाटी वो युद्ध है अपने जिसमें प्रताप ने अकबर को या अकबर की सेना को यहां से हराकर वापस भेज दिया था। तो वो सारी बातें अपने याद रखने वाली सी। और देखो, मैं तो हल्दी घाटी युद्ध को जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है यार जीत हार ये सब तो बाकी है, मुझे उसमें प्रताप की डिप्लोमेसी बड़ी शानदार सी लगती है कि यार उस युद्ध में ग्वालियर का रामसात तोमर आया है, अफगानों की तरफ से हाकिम खान सूर है। इसका मतलब प्रताप संगठन बनाने की शक्ति में माहिर है, वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, वो अच्छा एक कोलैबोरेशन करने वाला राजा है। जब हम देख रहे हैं कि उसने अकबर के विरोधियों को अपने पक्ष में कर लिया, और हाकिम खान सूर का प्रताप की तरफ से लड़ना यह सिद्ध करता है कि प्रताप सेक्युलर राजा है। और उसकी सेना में मुस्लिम सैनिक भी लड़ रहे थे। अपने इतिहासकारों ने
केवल एक पक्ष को सेक्युलर दिखाने के लिए बात खूब बढ़ा चढ़ा के बताई हमेशा कि अकबर का सेनापति मान सिंह था, अकबर का सेनापति मान सिंह था, क्योंकि उधर सेक्युलरिज्म उनको स्थापित करना था। कोई ये नहीं देखता कि इधर भी ये सेम बात है। और मैं तो जब वो लास्ट वाला पॉइंट पढ़ता हूं कि प्रताप की सेना में लड़ने के लिए भील सैनिक भी आए थे, तब और लगता है कि किसी राजा ने समाज के उस वंचित समुदाय को, उस बैकवर्ड क्लास को, हाशिए पे रखे हुए समाज को, वो तबका जो समाज की मुख्य धारा से थोड़ा अलग था, उसको भी मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया है, उनको अपने बराबर लाके खड़ा किया है। तो जो अनटचेबिलिटी की जिसकी हम बात करते हैं, छुआछूत की जिसकी हम बात करते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं दूर करने वाला कोई राजा दिखाई देता है तो प्रताप दिखाई देता है कि उसने उन वनवासियों को, आदिवासियों को अपने साथ में लाके खड़ा कर दिया था। तो वो वाले नाम जो है, जो अपने आप में ये दिखाते हैं कि वो कितना ब्रॉड माइंडेड बंदा था, वो कितना समरसता फैलाने वाला आदमी था। ये सब चीजें, ये सब गुण उसके प्रताप के वहां से दिखाई देते हैं अपने को। जब हल्दी घाटी की बात ही कर रहे हैं, हम थोड़ी और बातें करते हैं। ये तो नाम वगैरह मैंने बताई दिए, नाम याद रखना आप थोड़े से, कि हल्दी घाटी का क्या इंपॉर्टेंस है। कभी आपसे मेंस में पूछ ले कि उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, तो क्या इंपॉर्टेंस रही होगी? तो एक इंपॉर्टेंस तो ये है कि हल्दी घाटी का युद्ध एक एम्परियलिस्टिक पावर और एक रीजनल फ्रीडम का युद्ध है वर्सेज प्रादेशिक स्वतंत्रता। मतलब कि एक तरफ अकबर जैसा राजा है जो अपने एम्पायर एक्सपेंशन करना चाहता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, एम्परियलिस्टिक अप्रोच रखता है, एम्परियलिस्टिक एम्बिशंस रखता है और अपने साम्राज्यवादी शक्ति के तहत आक्रमण कर रहा है। पर दूसरी तरफ एक बंदा है जो अपने रीजनल फ्रीडम को, अपने रीजनल इंडिपेंडेंस को, अपनी क्षेत्रीय स्वतंत्रता को, अपनी प्रादेशिक स्वतंत्रता को बचाने का प्रयास कर रहा है। ये देखिए ठीक वैसा है जैसा हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे कि अंग्रेज एक साम्राज्यवादी ताकत थे, वो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते हैं या भारत पर कब्जा किया उन्होंने और उसके खिलाफ हमारे लोग उठ खड़े हुए। तो जिस प्रकार हम क्यों उठ खड़े हुए, क्योंकि हम कहते हैं ये प्रदेश हमारा है, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, इसकी स्वतंत्रता हमें प्रिय है, यहाँ पर हम राज करेंगे। एग्जैक्टली वैसा का वैसा उसमें प्रताप और प्रताप के साथ में मेवाड़ की जनता कर रही है कि एक साम्राज्यवादी ताकत का मिलजुल कर सामना कर रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता, अखंडता, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस जो भी है उसे बचाने का प्रयास कर रहे थे वो लोग। तो एक बात तो ये याद रखने वाली सी। दूसरी बात है, स्वाभाविक सी बात है, अकबर एक बहुत बड़ा राजा है, उसके पास खूब सारा धन है, उसकी सेना भी बड़ी है। प्रताप, मेवाड़ एक छोटा स्टेट है, लगातार युद्धों में फंसे होने से धन भी कमजोर पड़ा होगा, कहीं ना कहीं सेना भी कमजोर है, उसके बावजूद लड़ रहे थे वो लोग। सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद प्रताप लड़ा था। इससे उसकी जो सेना थी, उसकी जो जनता थी, उसमें एक होप और मोरलिटी की भावना जगी, आशा और नैतिकता का संचार होता उसकी सेना में। होप नजर आई है कहीं ना कहीं कि नहीं, हमारा राजा हमारे साथ खड़ा है, भले ही उसके पास संसाधन कम हो लेकिन लड़ रहा है। एक नैतिकता दिखाई देती है, मोरलिटी बढ़ती है लोगों की, मोरल अप होता है लोगों का कि नहीं यार लड़ेंगे, धन कम है तो क्या हुआ, हमारा जो राजा है वो लड़ रहा है। और मैं हमेशा एक सिंपल सा एग्जाम देता हूँ यार, आरएस का रिजल्ट आया और रिजल्ट के अंदर देखा कि एक लड़का जिसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है या जिसके पापा ऑलरेडी आईएएस लगे हुए थे, वो एक अच्छी इंग्लिश मीडियम की स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ था और उसको अच्छी कोचिंग भी मिली थी, उसके पास तमाम रिसोर्सेज थे और उस बंदे की टॉप 10 में रैंक आ गई। एक उसका विपरीत, एक ठेठ कोई जैसलमेर बॉर्डर का कोई एक लड़का जो शुरुआत से ही ग्रामीण स्कूल के अंदर या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ा था, इसके पिताजी एक साधारण किसान है या कई बार किसान भी नहीं, कोई मजदूर है, और उसने पढ़ाई भी अपने जैसे तैसे करके पूरी की है और फिर तैयारी भी संघर्ष करते हुए, छोटे मोटे कोई साथ में नौकरी करते हुए भी अपनी तैयारी की है या बेरोजगारी के अंदर ही अपनी तैयारी की है और उसका सिलेक्शन होता है, भले उसकी रैंक मत कहता हूँ 200 रैंक आती है। अगले दिन अखबार में या हमारे आसपास में चर्चा किसकी होती है, उस टॉप 10 वाले की या उस 200 वाले की होती है? ऑब्वियसली अखबारों के अंदर हमेशा आएगा किसान का बेटा बना, संघर्ष के बावजूद बना, बेरोजगारी के बावजूद बना। हम उस सेकंड वाले की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं यार उसके रिसोर्सेज लिमिटेड थे, उसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। हल्दी घाटी का युद्ध ये सिखाता है कि भले ही हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हो, उसके बावजूद हार नहीं माननी है, उसके बावजूद लड़ाई करनी चाहिए और लड़ाई करने से जीत मिलती है। इससे जो आसपास के बाकी लोग होते हैं आपके, उनके अंदर कहीं ना कहीं आशा दिखती है, उनमें कहीं ना कहीं मोरल अप दिखता है उनका। फिर हल्दी घाटी का युद्ध राष्ट्रवाद की भावना सिखाता है, नेशनलिज्म सिखाता है।
और राष्ट्र, देखो पहले होता क्या था, पहले ये नेशनलिज्म वाली भावनाएं नहीं थी, पहले सेनाएं लड़ती थी। बाबर की सेना सांगा की सेना से लड़ लेगी, कुंभा की सेना को महमूद खिलजी की सेना से लड़ लेगी, रतन सिंह की सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ लेगी। आम जनता का इतना कोई उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करता था। और अपने तो संस्कृत में, हिंदी में एक वो है शायद लाइन है कि कोई नरप हो हमें क्या हानि, कि कोई राजा बन जाए हमें क्या लाभ है यार, हमें टैक्स देने यार, इस बाबर को भी टैक्स देना, संगा को भी टैक्स देना। पर प्रताप के साथ में जन जन का नायक बन गया था। आसपास के तमाम लोग, वो जो जनजातियां थी, वो जो भील थे, वो जो गाड़िया लोहार थे, उन तमाम लोगों ने इस युद्ध के अंदर भाग लिया था। इसलिए जनता के अंदर, आम पब्लिक में यदि नेशनलिज्म को युद्ध जगाता है तो वो युद्ध हल्दी घाटी है। आप और कभी नोटिस भी कीजिए इस बात को कि किसी भी चीज का महत्व तब नहीं है जब वो हुई है, महत्व तब है जब होने के बाद भी उसकी इंपॉर्टेंस जारी रही है नहीं रही, वो हमें दिखती है। कि हल्दी घाटी आज भी राष्ट्रवादियों के लिए मोटिवेटर का काम करता है, आज भी राष्ट्रवादियों के लिए, नेशनलिस्ट के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। और हमारा जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो हमारे जितने नेता थे, तिलक थे, कोई चंद्रशेखर आजाद थे, तमाम लोगों ने, वीर सावरकर थे, तमाम लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में हल्दी घाटी है। उनके उदाहरणों में, उनके भाषणों में मिलता है कि जिस प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध में और प्रताप अकबर के खिलाफ लड़ा था या मेवाड़ वाले मुगलों के खिलाफ लड़े थे, उसी प्रकार हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि महाराणा प्रताप को, या हमारे जो ये मेवाड़ वालों का संघर्ष था, या जो हमारे राजस्थान का संघर्ष है, इसको महानतम बनाने का या दुनिया को बताने का काम बंगालियों ने किया है। क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन राजस्थान भारत में आ गया था तो सबसे पहले राष्ट्रवाद कहीं पर आया था, तो बंगाल में आया था। नेशनलिज्म बंगाल के अंदर आया था सबसे पहले। और कहा ही जाता था कि बंगाल जो आज सोचता है बाकी भारत कल सोचेगा। तो बंगालियों में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना आई थी। पर बंगालियों ने, जब नेताओं ने, जो नेता थे उनमें जब नेशनलिज्म आया तो उन्होंने कहा यार इस राष्ट्रवाद को और अप कैसे किया जाए, रूट लेवल तक कैसे लेके जाया जाए, जनता को इसके बारे में कैसे बताया जाए। तो ऐसे हीरो होने चाहिए अपने पास में, जो अतीत से लिए जाएं, जो पास्ट से लिए जाएं अपने, ताकि लोगों का मोरल अप कर सके, लोगों को इंस्पिरेशन दे सके, लोगों को मोटिवेट कर सके। वो हीरो राजस्थान वाले थे तमाम। तो अपने राजस्थान के इतिहास को तो आगे फॉरवर्ड करने वाले वो लोग, उन्होंने तब तक जेम्स टोड की किताब पढ़ ली थी, टोड की किताब के आधार पर उन्होंने ये बताना शुरू किया कि यार क्या लड़े होंगे। इसलिए हम हमेशा वो नेशनलिस्ट के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। मैं हमेशा और कहता हूं ऐसे चला दूं यार, वो हमेशा हमेशा मैं एक बात हमेशा और कहता रहता हूं कि आप कभी खानवा जाओ, कि आप कभी खानवा गए तो पहली बात तो किसी के मन में नहीं आता कि खानवा जाके, भाई भारत में युद्ध क्षेत्र कौन कौन से, कि पानीपत है, तराइन है, ये सब युद्ध क्षेत्र है। मुझे नहीं लगता किसी बंदे कभी मन में आता कि यार मैं तराइन देख के आऊंगा, या मैं कभी पानीपत देख के आऊंगा, या मैं कभी खानवा देख के आऊंगा। हाँ, आप जब वहां से निकलते हैं तो आपके मन में हिस्ट्री के प्रति वो उत्सुकता जरूर जागृत होती है, और आपको लगता है अच्छा ये वो पानीपत है जहां पर युद्ध हुआ था, ये वो तराइन है जहां पृथ्वीराज चौहान और गोरी लड़े थे, ये वो खानवा है जहां पे सांगा और बाबर लड़ लिए थे। ऐसी उत्सुकताएं उत्पन्न हो सकती है। परंतु आप और मैं हमेशा देखते हैं, आपने आसपास में नोटिस किया होगा कि जो कोई उदयपुर आता है वो हल्दी घाटी जाता है। इवन हल्दी घाटी जाता ही नहीं है, लोग हल्दी घाटी से बाकायदा मिट्टी उठा के लाते हैं, साथ लाते हैं, घर रखते हैं। कुछ ना कुछ तो उस युद्ध में अलग हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो वहां पर अलग भावनाएं रही होगी, तभी लोग आज इतने सालों बाद भी, आज 400 450 साल बीत गए उसके बाद भी वो भावनाएं कम पड़ने का नाम नहीं ले रही है। हल्दी घाटी से जुड़ाव आज भी उतना ही है। हल्दी घाटी नाम आते आज भी कहीं ना कहीं हमारे रोम रोम खड़ा होता है, रोंगटा खड़ा होता है। हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, खूब सारी बातें हैं आज भी। मैं तो कहता हूं उस पर चर्चा भी चल रही है, तो उसका क्या कारण है? और किसी युद्ध पे तो इतनी चर्चा नहीं चलती, इसका मतलब उस युद्ध में उस दिन कुछ अलग बातें हुई थी। तो हल्दी घाटी आप याद ही रखना भाई, उसका महत्व याद रखना, इंपॉर्टेंस याद रखना। इंपॉर्टेंस पूछे, कॉन्सिक्वेंस पूछे आपसे, आपसे कोई उसका इम्पैक्ट पूछे, तो ये सारी बातें याद रखना। हल्दी घाटी का क्या महत्व। बड़ी सी बात तो यही थी प्रताप के बारे में, हल्दी घाटी आप जानते ही हो, मैंने थोड़ी सी बातें और बता दी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद लो एक और युद्ध और आ गया। मैंने कहा कि हल्दी घाटी के अंदर जब मान सिंह और आसफ खान हार के चले गए, अकबर खुद आया और अकबर ने खुद ने आके यहाँ पे कमांड किया, लेकिन अकबर भी कुछ ही नहीं कर पाया, उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद करके वापस चला गया। तो अब अकबर ने अपने एक बेहतरीन कमांडर को भेजा था, शाहबाज खान।
तब प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ हुआ करती थी, इसलिए शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर अटैक किए थे। वैसे मेवाड़ वालों की इमरजेंसी कैपिटल कौन सी? कुंभलगढ़। इसने 3 अटैक किए थे, याद रखना भाई। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर कितने आक्रमण किए थे? 3। या शाहबाज खान ने 3 आक्रमण कहां पर किए थे? कुंभलगढ़। या कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किसने किए थे? शाहबाज। 77, 78, 79, 3 अटैक किए थे। और कहते भी एक भाई कुंभलगढ़ के किले पे कोई कब्जा नहीं कर पाया था, पर शाहबाज खान इस पर एक बार कब्जा करने में सफल हो गया था। 3 अप्रैल 1578 को उसने कुंभलगढ़ पर एक बार कब्जा कर लिया था। प्रताप को यहां से निकलना पड़ा था। प्रताप भान सोनगरा थे, उनको ये किला देके चले गए थे। और वहीं कोल्यारी गांव पड़ता पास, कोल्यारी के पास में एक जगह पड़ती आवरगढ़, और उस आवरगढ़ को अपनी कुछ दिनों के लिए अस्थायी राजधानी बनाई थी। तो कुंभलगढ़ जब छूटा था, जब 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान कब्जा कर लेता है, उसके बाद कुछ टाइम के लिए उन्होंने आवरगढ़ को अपनी राजधानी बना ली थी। कुल मिलाकर अपना याद रखने वाली बात यह कि अकबर और प्रताप के बीच संघर्ष में 3 अटैक कौन से किले पर किए गए थे? कुंभलगढ़। किसने किए थे? शाहबाज खान ने। कब्जा करने में सफल हो गया था 3 अप्रैल 1578 को। कब कब हमले किए थे? 77, 78, 79। और प्रताप ने उसके बाद कुछ दिनों के लिए अपनी अस्थायी राजधानी कहां पर बनाई थी? तो आवरगढ़ के अंदर अस्थायी राजधानी उन्होंने अपनी बना ली थी। तो थोड़ी ये बात याद रख लेना आप। और इसी टाइम कहते हैं कि जब कुंभलगढ़ पे कब्जा हो गया था, तो प्रताप यहां से ईडर की तरफ जा रहे थे। गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है ईडर, प्रताप का ससुराल था। और रास्ते के अंदर एक गांव पड़ता है चूलिया, और वहां चूलिया नाम के गांव के अंदर उनको सेठ मिले भामासा। और उन्होंने कहा भाई कैसे किधर? तो कहा यार पैसे टके की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो अपने तो थोड़ी व्यवस्था करने के लिए मैं जा रहा हूँ। उनका चिंता मत करो, मैं बैठा हूं जब तक। और कहते हैं उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति लाकर उनको दान कर दी थी, सारी संपत्ति उनको दे दी थी। कहते हैं इतने रुपए दिए थे कि 25,000 की फौज 12 साल रह सकती है। कहते हैं कि 25 लाख रुपए नगद कैश और 20 लाख की सोने की अस्परियां लाके दी थी। कितना धन दिया होगा उस आदमी ने कि 25,000 की फौज को आप 12 साल तक कंटिन्यू रख सकते हैं। इसलिए आज उन भामाशाह को हम इतना याद करते हैं। आप फिर देखिए कि प्रताप के साथ जुड़ी हुई एक एक चीज कैसे फेमस हुई है। मैंने चेतक वाली बात बताई, भामाशाह। आज भी कोई पैसे देता है, अपने कहते हैं यार ये तो भामाशाह है। आज भी गवर्नमेंट की योजनाएं चलती है, नाम भामाशाह योजना होती है। आज भी किसी स्कूल के अंदर जाओ, चंदा देने वाले जितने लोग हैं उनकी लिस्ट लगी हुई, अगर उसमें लिखा होगा ऊपर भामाशाहों की सूची। मतलब एक आदमी प्रताप के साथ जुड़ के कितना फेमस हो गया। तो ये सब चीजें उस प्रताप के व्यक्तित्व में है कि उससे जुड़े हुए तमाम लोग इसी प्रकार हिट हो गए थे। तो भामाशाह, और ये तो केवल भामाशाह ही नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ भामाशाह और इनके एक भैया और थे ताराचंद, ये दोनों आए थे, दोनों ने अपना पूरा धन लाके वहां पर दिया था। पर वही है जी, कई बार लाइनिया होता है, किसी का नाम हिट होना होता है उनका हो जाता है, और जिनका हिट नहीं होना होता उनका नहीं होता है। वरना ये मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों थे, पर अपने भामाशाह याद हुआ, ताराचंद नहीं हुआ। मुझे कई बार लगता है कि यार अब तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगे कि किसी स्कूल के अंदर भामाशाहों की सूची की जगह लिखा हो ताराचंदों की सूची, तो अपने अजीब सा लगता है यार ताराचंद कहाँ से आ गया। पर ये 2 आदमी थे, भामाशाह और ताराचंद। और भामाशाह तो फिर हम कहने लगे कि साहब मेवाड़ का सेवियर है, मेवाड़ का उद्धारक है, रिवाइवर ऑफ मेवाड़ है, रिवाइव किया इन्होंने मेवाड़ को। तो हमीर को भी मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, और इनको भी भाई मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, भामाशाह को भी, याद रख लेना आप। तो इसी टाइम ये जा रहे थे, तभी ये सारी घटनाएं हुई थी। तो कुंभलगढ़ वाली बात याद रख लें। फिर आगे बढ़ते हैं अपना। आगे लिखा हुआ एक शेरपुर घटना देखो। जब शाहबाज खान भी यहाँ पे प्रताप को हरा नहीं पाया, प्रताप को अधीनता नहीं स्वीकार कर पाया, प्रताप को मार नहीं पाया, प्रताप को पकड़ नहीं पाया, असफल होकर जब वापस लौटा, और शाहबाज खान के लिए तो और कहते हैं कि शाहबाज खान बेचारा एक बार आया, हमला करके वापस चला गया। दोबारा जब अकबर ने भेजा था, तब अकबर ने क्या और भेजा था कि हार के आ गए तो सिर काट लूंगा। और क्या करते बापड़े, हार के गए थे वापस। अकबर ने कहा ढूंढ रहे तुम्हारे पीछे, पीछे जाके बैठ जाओ कहीं पे। एक बार और भेजा था, फिर बेचारा वापस चला गया था। फिर वो तो कश्मीर ही चला गया था, शाहबाज खान इधर रहा ही नहीं था अपने। शेरपुर घटना जब ये बातें हुई, तो अकबर ने इस बार एक नए सेनापति भेजे, अब्दुल रहीम खान खाना। छोटी क्लासों के अंदर कभी दोहे पढ़े होंगे, रहीम जी के दोहे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। वो रहीम जी सेनापति बना के भेजे गए। रहीम जी यार प्रेम व्रेम की बात करने वाले बंदे, कहाँ लड़ाइयां करते घूमे। पर अकबर के ये काम एक बड़ा जोरदार था कि उनके दरबार में कोई भी होगा उन सबको युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़े। इवन बीरबल जैसे मजाकिया आदमी को भी युद्ध करने के लिए भेज दिया करते। इस बार इसको भेज दिया, रहीम जी को भेजा गया, रहीम जी आप जाओ। 1580 के आसपास की घटना है। पहाड़ों में कहीं शेरपुर नाम की जगह थी, वहां पर रहीम जी अपने सेना को लिए पड़े हुए थे। जब लंबे लंबे आक्रमणों के लिए जाते,
तो अपने बीवी बच्चों को साथ में लेके जाया करते थे। रहीम जी के बीवी बच्चे आए हुए थे। रहीम जी भले आदमी, बहुत सीधे आदमी थे। रहीम जी ने कहा कौन लड़े अब फालतू। रहीम जी ने अपने कैंप लगाए, प्रताप पर हमले करने बंदी कर दी। डेली अपने शिकार विकार खेल कर वापस आ जाए और थोड़े दिनों में अकबर को चिट्ठी लिख के भेज दे कि हमने प्रताप को पकड़ने के प्रयास किए थे लेकिन प्रताप हाथ नहीं आया। अब यदि अकबर वापस पूछ ले हाथ क्यों नहीं आया, तो रहीम जी वापस पूछ ले कि ये बात तो मान सिंह, आसफ खान, शहबाज खान और तुम चारों खुद आगे गए हो, तो आपस में मिलजुल के मुझे भी बता दो क्यों हाथ नहीं आया, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो अकबर कहता कोई नहीं, वेल ट्राई, इस बार वापस अपने लगे रहो, पकड़ के लेना है। इधर प्रताप को पता चला, प्रताप ने पूछा आजकल क्या हुआ, मुगलों की तरफ से अटैक वटैक क्यों नहीं बंद हो गए। और लोगों ने कहा साहब आजकल वो रहीम जी आए हैं, रहीम जी अटैक ही नहीं कर। प्रताप ने कहा ठीक है तो अपने ही छोड़ो। प्रताप पहाड़ों से निकल के थोड़ा समतल भूमि के अंदर आ गया, अपनी सेना वेना में घायल सैनिक थे उनकी इलाज विलाज करवाना शुरू किया, अनाज वनाज इकट्ठा करना शुरू किया, आगे जब भी होगा तब देखेंगे। और ऐसे कहते हैं प्रताप का जो बेटा था अमर सिंह, अमर सिंह को एक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए गया होगा, घूमने के लिए गया हुआ था, और उसने देखा कि यार मुगलों वाले जो कैंप है वो थोड़े सुनने से पड़े। वो पास में गया और उसने जाके आवाज लगाई, भाई रहीम जी। अंदर से महिलाओं की आवाज आई कि रहीम जी यहां पर नहीं है। कहां गए, तो शिकार खेलने के लिए गए। और कोई पुरुष होगा उसको भेज दो, मुझे बातचीत करनी है। कोई पुरुष नहीं है, सब शिकार खेलने के लिए गए हैं। अमर सिंह का सच्ची, तुम आ जाओ सारी की सारी। और कहते हैं अमर सिंह उन सबको गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके उनको लेके आ जाता है। वो महिलाएं बेचारी डरी हुई उसके पीछे पीछे चली हुई आए अमर सिंह के। प्रताप सामने खड़ा खड़ा देख, प्रताप ने कहा जैसे वो पास मेरे, कौन है, कहां से लाया है। उसने कहा पापा आप छोड़ो, आपके काम की बात नहीं है, मैं देख लूंगा इनको। प्रधान ने बेचारा बदतमीज, बता है कौन, क्या है। उसने कहा और रहीम जी शिकार करने के लिए बाहर गए हुए थे। तो मैं कर लाया शिकार तो। और जैसे ही प्रताप को इस बात का पता चला, कहते प्रताप ने अमर सिंह के थप्पड़ मारा, उन महिलाओं को कहा कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मेरी बहन बेटियों की जैसी हो। उनको आराम से रखा वहां पे, रहीम जी के पास वापस भेजा, वापस लेटर लिख के भेजा कि रहीम जी गलती हुई, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। वो महिलाएं जब लौट के गई उन्होंने बताया जाके कि प्रताप ने इतना अच्छा बिहेव किया हमारे साथ में, रहीम जी बड़े राजी हुए। और कहते रहीम जी ने तब कहा था कि धर रसी धर्म रसी खपजासी खुरसान, कि एक दिन जो खुरासान के मुगल आए हुए हैं ये एक दिन सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन राणा तुम्हारी धरती और तुम्हारा जो धर्म है ये हमेशा बना रहेगा। यार कोई आदमी दुश्मन की आई हुई महिलाओं को वापस भेज दे, नैतिक रूप से कितना श्रेष्ठ मनुष्य रहा होगा वो। ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, वरना उस समय दुश्मन की बहू बेटियों को उठाकर लाना और आपस में बांट लिया करना सामान्य सी बातें हुआ करती थी। पर यदि कोई नहीं करता है, कितना महानतम महानतम चरित्र का आदमी रहा होगा वो। प्रताप इसलिए प्रातस्मरणीय हो जाता है कि उसमें ये दूसरे गुण इतने ज्यादा है, पर हमारे इतिहासकारों ने उसके साथ में इतना वो षड्यंत्र रचा है कि केवल एक योद्धा की छवि बना के छोड़ दी गई, जबकि वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी बंदा है। उसके इतने आयाम खुलते हैं व्यक्तित्व के कि आप सोच ही नहीं सकते कि वो सेक्युलर है, वो जो अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं उसको दूर कर रहा है, वो महिलाओं के प्रति अच्छी भावना रखता है, वो राष्ट्रवाद की भावनाएं जगाता है, वो एक सेल्फ रेस्पेक्ट वाला बंदा है, वो एक योद्धा है सब। अब भामाशाह जैन है, वो उसके साथ युद्धों में लड़ रहे हैं। हल्दी घाटी वाले युद्ध में भामाशाह लड़े थे। अलग अलग समाज के, समुदाय के, संप्रदाय के लोगों को अपने साथ में जोड़ रहा है, वो संगठन बनाना जानता है वो आदमी। तो कहते हैं अमर सिंह उन बेगमों को बाद में वापस, अमर सिंह जिन बेगमों को लेके आ गए थे प्रताप ने उनको वापस पहुंचाया था। ये शेरपुर वाली घटना है, थोड़ी सी याद रख लेना बस घटना। आप आगे बढ़ते हैं, देखो वापस अकबर को पता चला कि रहीम जी के साथ ये मैटर हुआ। अकबर ने रहीम जी का, रहीम जी वापस आ जाओ, प्रताप को क्या संभालोगे, लुगाई नहीं संभल रही है। और इस बार एक नया सेनापति भेजा गया। अकबर के खुद के अंकल थे सुल्तान खान, इस बार सुल्तान खान को भेजा कि आप जाओ और आप जाके प्रताप को पकड़ के लो। सुल्तान खान बड़े शानदार सेनापति थे। सुल्तान खान ने यहां पर आते कहते चौकियां बनाई। मुगलों की 4 चौकियां हुआ करती थी यहाँ पे। एक डूंगरपुर की तरफ एक चौकी हुआ करती थी देवल, एक उदयपुर की तरफ एक चौकी हुआ करती थी देबारी, पाली की तरफ एक चौकी हुआ करती थी देसुरी, और अपने राजसमंद अजमेर की तरफ एक चौकी हुआ करती थी दिवेर। इनमें सबसे मुख्य चौकी ये थी, मुख्य कैंप ये था, दिवेर वाला कैंप था। यहाँ पे मुगलों का पहरा सबसे कड़ा था और चारों तरफ से घेर के, चारों तरफ चारों कोणों के अंदर बनाई, प्रताप को इसे बाहर नहीं निकलने देंगे अपने। और प्रताप पहाड़ों के अंदर जाके बैठ गया तो मुगल सेना को और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अरे यार डर गया, इस बार तो अंदर जाके बैठ गया, कब तक अंदर बैठा रहेगा,
एक दिन तो अपने यहाँ से हम बाहर निकलना ही पड़ेगा अनाज पानी के लिए, और अपने पकड़ लेंगे या उसको मार देंगे या संधि करवा लेंगे या पकड़ के ले जाएंगे उसको। और प्रताप चुपचाप एकदम देख रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। और 1582 में एक दिन अचानक अपने बहुत थोड़े से सैनिकों के साथ प्रताप सर्जिकल स्ट्राइक करता है। उस दिवेर नाम की जगह पर एक बेहतरीन युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी के 6 साल बाद में वहां दिवेर में सुल्तान खान के खिलाफ इस बार वापस प्रताप की एक छोटी सी टुकड़ी वहां पर अचानक औचक हमला करती है उनके ऊपर। सुल्तान खान समेत पूरी सेना को उजाड़ के रख देते उस युद्ध के अंदर। तो और कहते इस युद्ध को तो अमर सिंह के लिए याद किया जाना चाहिए। जो प्रताप का राजकुमार था अमर सिंह, उसके लिए याद किया जाना चाहिए। ये बहादुरी से लड़ा था कि उसने सुल्तान खान को जब तलवार मारी थी तो सुल्तान खान को बीच में से 2 टुकड़े करके रख दिए थे उसने, घोड़े समेत चीर दिया था इस युद्ध में। तो युद्ध अमर सिंह की बहादुरी का युद्ध है। इसमें मुगल सेना नायक तक को मार दिया गया था, और मुगलों का जो सेना नायक था वो कौन था? सुल्तान खान। और इस युद्ध में कहते हैं कि आसपास वाले जो राज्य थे वो और प्रताप का साथ देने के लिए आ गए थे। ईडर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन सब ने और प्रताप का साथ दिया था। और जेम्स टोड तो इसे इतना खुश है कि जेम्स टोड कहता है ये मेवाड़ का मैराथन है। तो याद रखना कि जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को कहा था मेवाड़ की थर्मोपोली, और इस युद्ध को वो कहता है मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन है ये युद्ध तो अपने आप के अंदर। मैं अभी बताऊंगा थर्मोपोली और क्या है। पर देखो 4 चीजें। एक तो इस युद्ध में प्रताप जीत गया, एक ये कि अमर सिंह ने इसमें मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया था, एक ये कि आसपास वाली सारी रियासतें प्रताप का साथ देने के लिए आई थी, और जेम्स टोड इसको कहता है मेवाड़ का मैराथन। आप सोचिए षड्यंत्र कितना बड़ा होगा कि एक यूरोपियन इतिहासकार उस युद्ध के बारे में इतनी अच्छी बातें कहता है और उसको मैराथन के युद्ध के बराबर बताता है। मैं और बताऊंगा आपको मैराथन के युद्ध के बारे में। और हमारे इतिहास में दिवेर का नाम नहीं है। हल्दी घाटी को बच्चा बच्चा जानता है, पर दिवेर के बारे में कोई नहीं जानता। इतिहासकारों ने कितने सुविचारित तरीके से हल्दी घाटी छापा, और उसमें भी लास्ट में लिखा और कि प्रताप जीता नहीं था। और दिवेर चूंकि साफ साफ दिखता है कि साहब मुगल सेना ने कोई मार गए, किंतु परंतु करने की बात नहीं, खा गए, छुपा गए, बताना जरूरी नहीं समझा। क्योंकि यदि दिवेर बताते हैं तो कई बातें बतानी पड़े, क्योंकि दिवेर बताते हैं तो ये बताना पड़े कि प्रताप संगठन बनाने में बहुत अच्छा था, आसपास की सेनाएं भी उसके साथ में आ गई थी। दिवेर बताए तो ये बताना पड़े उस युद्ध के अंदर कि उसमें मुगल सेना की साफ साफ हार हुई है, इवन यहां तक कि मुगल सेनापति तक मारा गया है। दिवेर बताते तो उन्हें बताना पड़ता कि अमर सिंह भी अपने पिता के समान उतना ही बड़ा महान योद्धा था, और उसने सुल्तान खान को अपने तलवार के एक वार से समेत घोड़े चीर के रख दिया था। पर हमारे इतिहासकारों को ये नहीं बताना, उनको कहानियां सुनानी कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में प्रताप की आर्थिक हालत खराब हो गई थी। प्रताप के बेटे के हाथ में घास की रोटी थी, अमर सिंह के हाथ में वन बिलाव घास की रोटी छीन के भाग गया था। और वो जो कविताएं, वो कहानियां जो इतिहास में पढ़ाई जाती है, हरे घास री रोटी ही जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो राजकंवर रहो रणारो सुत्यो दुख जाग्यो, वो कविता है। हम कन्हैयालाल सेठिया के लाख लाख आभारी हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने एक महानतम कविता के जरिए जन जन की वाणी तक प्रताप की संघर्ष की गाथाएं या प्रताप की कहानियां पहुंचाई। परंतु इतिहास नहीं है। जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि एग्जेजरेशन करता है, अतिशोक्ति करता है, एग्जेजरेट करके चीजों को एक अलग लेवल पर लेके जाता है, परंतु हिस्ट्री नहीं है वहां पर, और लोग उसको हिस्ट्री और मानते हैं। और फिर जब लोग कहते हैं कि 1576 के बाद प्रताप की आर्थिक हालत खराब हो गई, अमर सिंह एक दिन घास की रोटी खा रहा था और उसके हाथ से वन बिलाव छीन के भाग गया, मुझे और बड़ा अजीब सा लगता है कि यार अमर सिंह का जन्म 1559 में हो गया था। मैंने और बताया था कि 1559 में अमर सिंह के जन्म के समय ही उदयपुर की स्थापना की, क्योंकि उस समय उदय सिंह जी एकलिंग जी की धोख लगाने के लिए गए हुए थे। यार 17 साल का था वो हल्दी घाटी युद्ध के समय, और तुम कहते हो 17 साल के एक लड़के के हाथ से और वन बिलाव रोटी छीन के भाग गया था। यहाँ पुरानी कहावतों के अंदर कहा हुआ है, 8 वर्ष रो कुकर जिए 13 वर्ष रो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवा आगे जीवन को धिक्कार। कि क्षत्रिय 18 साल तक ही जीता, उसके बाद जिए तो धिक्कार है उसको, उससे पहले लड़के मर जाया करते थे। और तुम कहते हो 17 साल के योद्धा के हाथ से वन बिलाव रोटी छीन के भाग गया था। पर है जी, कहानियां इन लोगों ने गढ़ी, अपने उन कहानियों को पढ़ते हैं। दिवेर याद किया जाना चाहिए, दिवेर की जयंतियां मनाई जानी चाहिए, दिवेर बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार एक राजा ने इतने बड़े शक्तिशाली सम्राट को सर्जिकल स्ट्राइक करके हरा दिया था, पूरी सेना को तितर बितर करके वहां से फेंक दिया था। तो दिवेर याद रखना। अब लो मैं इस मैराथन वाली बात पे आता हूँ, ये थोड़ा बताता हूँ आपको। 2 चीजें, एक युद्ध के लिए जेम्स टोड कहता है मेवाड़ का मैराथन, एक युद्ध के लिए जेम्स टोड कहता है मेवाड़ की थर्मोपोली। वापस बात सुनना,
ईरान एक देश है, अपने पर्सिया बोलते थे इस टाइम इसको, फारस। यहां पर एक राजा हुआ था डेरियस। अपने हिंदी की किताबें लिखती है इसको दारा। अपने हिंदी वालों ने बड़े अन्याय किए हैं जी। कई अलेक्जेंडर को बापड़े को बना दिया सिकंदर, डेरियस को बना दिया दारा, तो ऐसे कोई नाम बना देते हैं अपने वाले। तो तेमुचिन को बना दिया चंगेज खान, तो कुछ ही कर लेते हैं। तो डेरियस जो था उसका नाम अपने दारा लिखते हैं। कहते इस डेरियस ने 490 बीसी में यूनान पर हमला किया। यूनान जिसको आजकल अपने कहते हैं ग्रीस, यहां पर हमला किया। यूनान में कई छोटे छोटे स्टेट थे। एक स्टेट का नाम था एथेंस, एक स्टेट का नाम था स्पार्टा। एथेंस पर वो हमला करता है 490 बीसी में, मैराथन के मैदान में। मैराथन जगह का नाम है, वहां पे एटिका प्रांत के थोड़ी सी पास में एक जगह पड़ती है मैराथन, वहां पर एथेंस पर वो हमला करता है। एक बड़ी सेना लेके हमला करता है। एथेंस वालों को लगा कि यार अकेले पार नहीं पड़ेगी, इसलिए एथेंस वालों ने स्पार्टा वालों को भी बुलाया। और मैं बताऊं एथेंस स्पार्टा की बात, एथेंस वो राज्य है जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता था। दुनिया के महानतम महानतम जो फिलोसोफर हुए, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, ये जो हुए ये सारे के सारे एथेंस के हुए। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। स्पार्टा वाले लड़ना जानते थे, केवल स्पार्टन्स लड़ाई में बहुत अच्छे थे। एथेंस वालों ने एक अपना बंदा भेजा। एक बंदा था फिसिपिडीज, फिसिपिडीज नाम करके बंदा था। इसको कहा कि तू जा और जाके स्पार्टा वालों का, स्पार्टा वालों हमारी सहायता करने के लिए आओ, मैराथन के मैदान में हम पर्सिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। कहते हैं बरसात का समय था, घोड़े चल नहीं सकते थे, इसलिए फिसिपिडीज दौड़ के जाता है, दौड़ लगाता है। और कहते हैं कि उसने 48 घंटों के अंदर कम से कम कोई 150 मील की यात्रा तय कर दी थी, इतना तेज वो दौड़ के गया था। और वो वहां पे पहुंचा और उसने जाके स्पार्टा वालों को कहा कि स्पार्टन्स, मैराथन के मैदान में हमारा युद्ध चल रहा है, आप हमारा साथ देने के लिए आओ। लेकिन हालांकि स्पार्टन्स नहीं गए साथ देने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। एथेंस अकेला लड़ा, अपनी छोटी सी टुकड़ी के दम पर डेरियस की एक बड़ी सेना को हरा देता है। मिल्टिडियाज सेनापति हुआ करता था इनका। मिल्टिडियाज लड़ा था इधर से और उन्होंने डेरियस को हरा कर यहां से भगा दिया था वापस। जेम्सटोड कहता है जिस प्रकार एथेंस की एक छोटी सी टुकड़ी ने उस मैराथन के मैदान में एक बाहुबली सम्राट डेरियस की सेना को वापस भगा दिया था, कुछ उसी प्रकार प्रताप की एक बहुत छोटी सी टुकड़ी ने दिवेर के उस मैदान के अंदर सुल्तान खान की एक बड़ी सेना को हरा दिया था, मुगल बादशाह अकबर की एक बड़ी सेना को हरा दिया था। वो कहता दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। फिसिपिडीज दौड़ के गया था, मैराथन के युद्ध में बुलाने के लिए गया था, लंबी दूरी तय की थी मैराथन के युद्ध में एथेंस स्पार्टा वालों को बुलाने के लिए। इसलिए आज भी हम लंबी दौड़ जितनी भी होती है उन सबको हम मैराथन की दौड़ कहते हैं। कहते हैं डेरियस की इस हार का बदला लेने के लिए इसके ठीक 10 साल बाद 480 बीसी में उसके बेटे जरक्सीज ने वापस हमला किया। इस बार थर्मोपोली वाली जगह पे लड़ाई हुई। थर्मोपोली भी वहां पर एक जगह का नाम है, वहां पर लड़ाई हुई। इस बार एथेंस और स्पार्टा मिलकर लड़े थे। जरक्सीज की एक बहुत बड़ी सेना थी और इस बार जो सेनापति था वो स्पार्टा वालों की तरफ से एक सेनापति गया था, लियोनिडास। लियोनिडास नाम का एक सेनापति गया था। और कहते हैं सेना हालांकि वैसे 10,000 की थी, पर स्पार्टन्स उसमें 300 ही थे। और ये 300 स्पार्टन्स क्या जीत जान से लड़े होंगे। यदि आपने हॉलीवुड की मूवी 300 देखी है तो और आप ढंग से देखोगे। ये जीत जान मतलब प्राणों की अंतिम बाजी लगा दी थी अपने देश को बचाने के लिए। जेम्सटोड कहता है जिस प्रकार उस थर्मोपोली के मैदान के अंदर मात्र कुछ थोड़े से लोगों ने अपने देश को बचाने के लिए जी जान लगा दिया था, उसी प्रकार हल्दी घाटी के मैदान में उन मेवाड़ के योद्धाओं ने अकबर जैसे एक बड़े सम्राट की सेना को हराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया था। इसलिए वो कहता है हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली है, वो कहता है दिवेर मेवाड़ का मैराथन। तो ये बात याद रख लेना भाई। तो आप 300 मूवी देखोगे तो उसके अंदर आप चीजें और देख लोगे, तो आपको कि ये थर्मोपोली और इनको ये क्यों कहा जाता, तो उसके पीछे रीजन ये। अपने किसी राजस्थानी कवि का एक अच्छा सा दुआ है कि दोहरा घाट्या ताल रो अंटिलो इतिहास, गांव गांव थर्मोपोली घर घर लियोनिडास। कि हमारे राजस्थान का तो इतिहास ही अजीब है। जेम्सटोड कह के गया था कि यहाँ के गांव गांव में थर्मोपोलियां हैं, घर घर में लियोनिडास हुए हैं। उसने कहा हमारे तो एक थर्मोपोली और एक लियोनिडास है, इनके हर गांव में थर्मोपोली जैसे युद्ध में, हर घर में लियोनिडास जैसे डाकी पैदा हो गए। कितनी तारीफें की उसने। एक बाहर का आदमी इतनी बातें बता के गया, लगा होगा उसको कुछ तभी बता के गया वो इन चीजों को। तो ये बातें याद रख लेना, लिखना मत भले, पर दिमाग में रहनी चाहिए अपने, कोई पूछ ले अपने से। और आगे बढ़ते हैं। देखो आगे देखो, कहते हैं अकबर ने फिर ट्राई की,
इस बार वापस 1585 में मान सिंह के अंकल हुआ करते थे जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा को अटैक करने के लिए भेजा कि जगन्नाथ तुम जाओ और तुम अटैक करके आओ, लेकिन जगन्नाथ कछवाहा को भी सफलता नहीं मिली, ये भी वापस चला गया था। और फिर अपने तो वापस जाते थे, भीलवाड़ा में डेथ ही हो गई थी मांडल के अंदर, तो वहां मांडल में छतरी और बनी हुई जगन्नाथ कछवाहा की। तो 1585 में अटैक हुआ था। याद रखने वाली बात यह है कि ये अंतिम आक्रमण है अकबर की तरफ से, इसके बाद में कोई अटैक नहीं हुआ। तो पूछे अकबर की तरफ से प्रताप पर अंतिम सेनापति कौन आया था, तो अंतिम सेनापति जो आए थे वो थे जगन्नाथ कछवाहा, अंतिम सेनापति के रूप में आए थे यहाँ पे। 1585 में आक्रमण किया था, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली थी। हालांकि इस बार प्रताप को गुस्सा है, और प्रताप ने कहा यार ये कछवाहे क्या मांगते हैं, कभी मान सिंह आ जाता है, कभी भगवान दास लड़ने के लिए आ जाता है, कभी माधो सिंह आ जाता है, कभी जगन्नाथ आ जाता है। और प्रताप ने इस बार आमेर के इलाके पर कब्जा कर दिया था, और आमेर का एक सबसे व्यापारिक केंद्र, जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था, मालपुरा था। कहते हैं प्रताप ने मालपुरा पर आक्रमण किया था और यहाँ पे कब्जा कर लिया था, मालपुरा पर अधिकार कर लेता है। तो ये बदला लिया था उसने कछवाहों से। इसके बाद अकबर ने, प्रताप की डेथ 97 में हुई है, तब तक 12 साल तक अगले वापस कोई उसने अटैक नहीं किए थे। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, देखो और क्या है। आगे लिखा प्रताप के निर्माण कार्य। दो बातें देखो मैं अभी बताई जो, एक तो जब उसने माल निर्माण कार्य मतलब उसने क्या क्या करवाए थे, काम क्या क्या करवाए थे। एक तो जब उसने मालपुरा पर कब्जा किया था, तो मालपुरा के अंदर एक पौंड बनवाया था, झालरा, एक तालाब बनवा लिया था, झालरा तालाब। और यहां पर शिव जी के भक्त थे, तो यहां पे महादेव जी का मंदिर बनवाया था, नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया था। ये तो मालपुरा में थी करवाए। फिर जब प्रताप पर अटैक होने बंद हो गए थे, तो प्रताप बाहर निकल के आया था, और बाहर निकल के आगे उसने अपनी एक नई राजधानी स्थापित की थी, चावंड। उदयपुर के अंदर चावंड नाम की जगह, यहाँ पर नई राजधानी स्थापित की। यहाँ पे खूब सारे निर्माण कार्य करवाए। यहाँ उसने एक चामुंडा माता का मंदिर बनवाया, यहाँ उसने महल बनवाए, पैलेस बनवाए, बावड़ियां बनवाई, खूब सारे निर्माण कार्य वगैरह करवाए थे उसने चावंड के अंदर। तो ये प्रताप के निर्माण कार्य। फिर चावंड में सबसे याद रखने वाली बात कि ये चावंड से आर्ट की बात आई, तो मैं एक और बताऊं, यहां से मेवाड़ की पेंटिंग शुरू होती है। हालांकि पहले से पेंटिंग हो रही थी, लेकिन फिर भी जो मेवाड़ पेंटिंग का जो इंडिपेंडेंट फॉर्म यदि कहीं से डेवलप होता है, तो वो चावंड से होता है, प्रताप के टाइम में होता है। और वो जगह कौन सी है, तो वो चावंड है। और जो मुख्य चित्रकार था उसका नाम था नसीरुद्दीन। देखो क्या षड्यंत्र है कि प्रताप का नाम आते अपने दिमाग में केवल उसकी एक ही छवि आती है, वॉरियर्स, लड़ने वाला राजा, क्योंकि पढ़ाए वो गया। दूसरी चीज इसलिए नहीं पढ़ाई गई क्योंकि यदि ये बताते कि प्रताप ने आर्ट एंड कल्चर के डेवलपमेंट भी किया गया था, तो हम पूछते कि कौन सी, तो जैसा पेंटिंग, तो एक तो उसका एक अलग आयाम खुलता है, एक अलग डायमेंशन अपने को पता चलता है कि साहब वो एक कल्चर को प्यार करने वाला बंदा भी था। फिर दूसरी बड़ी बात, फिर पूछते कि यार पेंटर कौन थे, तो कहते पेंटर तो नसीरुद्दीन था। झक मरा के लिखना पड़ता कि सेकुलर राजा था। उनको वो सेकुलरिज्म एक साइड में दर्शाना इसलिए खाई गए। बाकी नासिरुद्दीन जैसा चित्रकार उसके दरबार के अंदर हुआ करता था। ये भी अपने आप में गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात। याद रखना कि प्रताप का चित्रकार कौन था, नासिरुद्दीन था। कहां से चित्रकला की शुरुआत की थी, चावंड से। और चावंड में उसने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था, महल बनवाए थे, बावड़ियां बनवाई थी। मालपुरा के अंदर उसने झालरा पौंड तालाब बनवाया था, और एक नीलकंठ महादेव का टेम्पल बनवाया था। और पढ़ते हैं देखो, और जब कहते हैं प्रताप या उसने शांति काल के अंदर ही बिताए थे, अपने 12 साल शांति काल के अंदर ही बिताए थे। मतलब इवन वो कितना महान राजा रहा होगा। कहते हैं कि उसने वे सैनिक जो शहीद हो गए थे उनके परिवार वालों के पुनर्वास की व्यवस्था की थी। जो आज जो आप पढ़ते हो ना कि शहीदों के परिवारों को प्लॉट मिला, शहीद के परिवार को पेट्रोल पंप मिला, ये उस टाइम प्रताप कर रहा था। ये सब बातें वीर गति में जितने प्राप्त हुए उनके बच्चों का मैं ध्यान रखूंगा। तब जाके जनता जुड़ती है साथ में, तब जाके जनता को लगता है कि नहीं, हमारा राजा हमारे लिए लड़ रहा है, हम इसका पूरा पूरा साथ देंगे। तब ये सब चीजें आती है। और पढ़ते हैं देखो आगे, तो याद रखना कभी आंसर के अंदर लिखना कि उसने शहीदों के परिवारों के लिए क्या क्या व्यवस्था कर दी थी। आगे आगे लिखा हुआ है उसके दरबार में विद्वान कौन कौन थे, थोड़े पढ़ लेते हैं। देखो इस बार मेंस में क्वेश्चन था। जैसे एक विद्वान थे इसके दरबार में, चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र नाम के एक विद्वान हुए थे। किताबें हैं कुछ, राज्याभिषेक,
मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ। ये कुछ किताबें लिखी थी। कौन कौन सी होगी? राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ। राज्याभिषेक नाम से पता चलता है, राजतिलक कैसे किए जाते हैं उनके बारे में। मुहूर्तमाला ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसकी जानकारी देती है। याद रखने वाली ये विश्व वल्लभ, इस बार मेंस में क्वेश्चन था। ये बगीचों की जानकारी देने वाली किताब है। हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर की जानकारी जिस बुक से मिलती है विश्व वल्लभ है। तो कहते हैं कि प्रताप को बगीचों में, बागवानी में, गार्डनिंग में, हॉर्टिकल्चर में बड़ी रुचि थी, हॉबी थी उसकी, इसलिए प्रताप ने चक्रपाणि मिश्र को कह के किताब लिखवाई थी कि यार ये लिखो। तो आप जब कभी प्रताप के पर्सनालिटी की विशेषताएं लिखो, उसकी व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखो, तो आप लिखना फीचर्स के अंदर कि वो कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेमी, नेचर लवर राजा है वो, और वो चक्रपाणि मिश्र कह के किताब लिखवा रहा है। किताब का नाम विश्व वल्लभ है, जो किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर की बुक है, उद्यान विज्ञान की बुक है। तो चक्रपाणि मिश्र हुए। तो इस बार मेंस में पूछा था इसलिए मुझे याद आ गया। फिर एक राइटर है हेमरत्न सूरी, हेमरत्न सूरी नाम करके, सूरी मैंने बता दिया, जैन राइटर। किताब लिखी थी गोरा बादल री चौपाई। आप गोरा बादल अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके थे, बार पहले पढ़ा था गोरा बादल के बारे में, देख लो। तो गोरा बादल वाली बात है 1303 की, याद अभी तक रखी जा रही। और ये तो और मुझे बड़ा जोरदार लगता है कि प्रताप ने हेमरतन जी को कहा कि हेमरतन जी यार, गोरा बादल अपने मेवाड़ के बेहतरीन सेनापति हुए हैं, उन पे बुक लिखो। उनका साहब लिख देंगे। पद्मिनी पे भी लिखी थी उन्होंने, पद्मिनी चौपाई भी लिखी थी। चौपाई मतलब 4-4 लाइन है जिसमें होती है चौपाई, 2-2 लाइन है जिसमें होती है दोहे। उनका मैं लिख दूंगा, पर मैं जितने दिन लिखूं मेरे घर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, और इस बुक का खर्चा कौन देगा? तो भामास आगे भाई जो ताराचंद थे वो बैठते, उन्होंने कहा अरे क्या बात कर दी यार, मैं दूंगा इसका सारा खर्चा, आप तो किताब लिखो। तो हेमरतन सूरी ने किताब कौन सी लिखी? गोरा बादल री चौपाई। एक दरबार में थे सादुलनाथ त्रिवेदी, और सादुलनाथ त्रिवेदी के बारे में और नहीं एक जानकारी याद रखनी, सादुलनाथ त्रिवेदी विद्वान आदमी थे। इनको प्रताप ने गांव दान में दिया था, मंडेर, मंडेर की जागीर दान में दी थी। और इसके लिए बाकायदा एक पूरा अभिलेख है, 1588 का उदयपुर अभिलेख है, उदयपुर इंस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रताप ने सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर नामक गांव दान के अंदर दिया था, डोनेट किया था उनको गांव। अब काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि हल्दी घाटी वाले युद्ध में अकबरन जीत गया था, तो जब इतिहासकारों ने वापस जब इस पे शोध किया, जब रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री हुआ, तो लोगों ने कहा कि यदि यार उस युद्ध में अकबर जीत गया था, तो वो आसपास की जमीन भी अकबर ने जीत ली होगी, और यदि जमीन अकबर ने जीत ली होगी, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि पास के गांव की कोई जमीन प्रताप किसी को दान के अंदर दे? मंडेर वहां के एकदम पास का गांव है। तो ये उदयपुर वाला जो अभिलेख है मंडेर जागीर देने का, ये भी सबूत अपने आप में, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर प्रताप जीता था, इसलिए जमीन उसके पास थी। जमीन उसके पास थी तो वो सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर गांव की जो जागीर है वो दान के अंदर दे रहा है। और फिर चारण कवि थे इसके दरबार में, एक थे माला सांदू और एक थे रामा सांदू। इनके नाम भी याद रखना भाई। सिंपल कवि कोई पूछ ले कि माला सांदू और रामा सांदू जो चारण कवि थे वो किसके दरबार में थे? तो प्रताप के दरबार में माला सांदू और रामा सांदू थे, ये दरबारी विद्वान। चक्रपाणि मिश्र की 3 किताबें, राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ। विश्व वल्लभ का सब्जेक्ट याद रखना है हॉर्टिकल्चर। हेमरतन सूरी की किताब गोरा बदल दी चौपाई, इसका पूरा खर्चा भामाशाह के भाई ताराचंद ने दिया। सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर की जागीर दी गई, जिसकी जानकारी 1588 के उदयपुर इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और 2 चारण कवि है, चारण पोइट है, एक का नाम है माला सांदू, एक का नाम है रामा सांदू। फिर तो एक लास्ट बात बची अपने कि प्रताप की मृत्यु, तो कहते हैं 19 जनवरी 1997 को प्रताप की मृत्यु हुई थी, 1597 को, सॉरी, वही चावंड में। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर एक धनुष को खींच रहे थे, उस धनुष को खींचते समय पीछे गिर गए थे। कुछ तो कहते हैं आंत के अंदर लग गई थी, कई कहते हैं पीछे गिरे थे तो सर में लगी, खून का क्लोट बन गया था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। पर जैसे भी हुई, जो भी हुई, चावंड में उनकी डेथ हुई थी 19 जनवरी 1597। वही चावंड के पास में एक जगह पड़ती है बांडोली, वहां पर प्रताप की छतरी बनी हुई, वहां पर प्रताप की छतरी, 8 पिलर्स, 8 खंबे हैं उस छतरी में। इतिहासकार कहते हैं कि प्रताप ने अपनी मृत्यु से पहले मेवाड़ के वो इलाके जो अकबर ने कब्जे कर लिए थे वापस छीन लिए थे। केवल 2 किले नहीं ले पाया था वो, ये तो चित्तौड़ का किला वापस नहीं जीत पाए थे,
एक मांडलगढ़ वाला किला वापस नहीं जीत पाए थे। इन दो को छोड़ के संपूर्ण मेवाड़ उसने वापस जीत लिया। तो ये दो याद रखना कि कौन से दो किले वापस नहीं ले पाए थे, चित्तौड़ और मांडलगढ़। कहते हैं अकबर के दरबार में कवि हुआ करते थे दुर्सा आढ़ा, आगे और पढ़ेंगे हम दुर्सा आढ़ा के बारे में। और जब अकबर के पास में मैसेज पहुंचा कि साहब राणा प्रताप की डेथ हो गई है, तो अकबर का मुंह उतर गया ऐसे। लोगों ने कहा ये कैसे हुआ? और जो अकबर को तो खुश होना चाहिए कि उसका एक दुश्मन मरा है, लेकिन इसका तो मुंह ही उतर गया अपने आप के अंदर। तो दुर्सा आढ़ा थे, उन्होंने एक दोहा बोला था उस टाइम कि गहलो तो राण जीत गयो, दसन मुंद रसना डसी, निसास मूक भरिया नयन तो मृत सा प्रताप सिंह। कि है गहलोत राजा प्रताप सिंह, आज तुम जीत गए। आज तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुनकर तुम्हारे शत्रु अकबर की भी आंखें भर आई थी, उसकी श्वास ऊपर चढ़ गई थी, आश्चर्य से उसकी जीभ उसके दांतों के बीच में आकर कट गई थी। और दुर्सा आढ़ा खूब तारीफें करते हैं प्रताप की। इनकी आगे और जो किताबें मैं आगे और पढ़ूंगा, ये सब प्रताप की बातें थी। आप घर पे ट्राई करना कि आप मेंस में कभी क्वेश्चन आ जाए कि फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ प्रताप लिखे जाए, प्रताप के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखी जाए, तो आप कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हो वो आप पॉइंट लिखने की कोशिश करना। कल अपने और डिस्कस करेंगे इस पे। इंपॉर्टेंट राजा है, पूछ सकता है प्री मेंस इंटरव्यू किसी के अंदर भी। धन्यवाद।